रितेश देशमुख की बर्थडे पार्टी थी। उस वक्त शाहरुख खान और सलमान खान के बीच में वो लड़ाई चल रही थी। उसी पार्टी में सलमान सर है, एक कोने में शाहरुख सर है, मैं उधर खड़ा हूँ बीच में। सलमान सर और शाहरुख सर के बीच में ईगो की लड़ाई हुई थी ना, और एंड में उन्होंने कहा कि एट द एंड ऑफ द डे लड़ाई तो होती है यार। उल्टी आती है मुझे सेट पर पहुंचने में अगर मैं फिर से मैम्बो बन जाऊं। पूछना चाहिए, ये गलत किया मैंने पूछना चाहिए कि आमिर भाई मुझे ये काम चाहिए मुझे, लेकिन किसी रीजन से मैंने पूछा नहीं। एड का स्क्रिप्ट क्या है, टिंग टोंग, अरे विशाल, डन, मेरा काम हो गया। पैसे अच्छे मिले, हार के घर खरीद लिया बांद्रा में। अजय देवगन इज द ओजी ऑफ प्रैंक्स, स्ट्रेट फेस में। और अगर आप पूछना भी चाहो कि लाइव टेलीविजन में एंड इंट्रोड्यूसिंग बेस्ट इज कि आई कुड फील दैट शोएब अख्तर वाज सेइंग कि अगर मैं आपसे नॉर्मल सवाल पूछ रहा हूँ और आप मुझसे नॉर्मली बात नहीं कर रहे हो, मुझे देख रहे नहीं हो, और वहां बैठकर कुछ हाँ बोल रहे हो, तो एंड में कौन चू लगेगा। गोविंदा सर की जो आप फिल्म्स देखोगे, जो लिपसिंक, जो सिंक साउंड नहीं थी, वो आते हैं 3 घंटे में पूरी फिल्म को, और उन्होंने जो ये लेवल का परफॉर्मेंस किया है ना, उस लेवल को भी ऊपर ले जाते हैं। आई हैव लॉस्ट ग्रेट कैरेक्टर्स एंड रोल्स बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म। I have lost roles after being signed in films because of nepotism. हेलो गाइज, एंड एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ऑन द विशाल आवर, मेरा पॉडकास्ट जो आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। ऑफ कोर्स लाइक सब्सक्राइब यहाँ पर कहीं पर। एक्सक्यूज मी विशाल, अरे मेरा यस, अरे मुझे पता नहीं था कि आप मेरे गेस्ट हो आज। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। विशाल, करेक्ट करना चाहूंगा, मैं होस्ट हूँ और आज आप गेस्ट हैं। नहीं, हाँ, मैं होस्ट हूँ, आज आप गेस्ट हो। नहीं, ये मेरा शो है और यहाँ मैं होस्ट हूँ और आप गेस्ट हैं। ये है हिंदी रश। क्या बात कर रहे हो? यस। सॉरी यार भाई, ये इतनी आदत सी हो गई है यार। वेल, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। मैं आपका कार्यक्रम काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, और मैंने जब अपना पॉडकास्ट शुरू किया तो मैं 3-4 ऐसे लोग हैं जिन्हें देखकर सीख रहा हूँ। अच्छा, तो आप मेरे रिसर्च लिस्ट में नंबर 1 पर थे, तो थैंक यू गुरुजी, वी रियली एडमायर योर वर्क। और मैं क्यों बोलूँ, नंबर्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। सो इट्स अ प्लेजर एंड इट्स एन ऑनर टू बी हियर। एंड आपके ऑडियंस को मैं आपके शो के कैपेसिटी से और एटीट्यूड से कुछ अगर कर दूं और कुछ ज्ञान दे दूं तो आई विल बी हैप्पी। थैंक यू सो मच। सो विशाल, जब बात यही हुई है तो पहले यही मैं पूछना चाहूँगा, ज़्यादा मज़ा किस में आता है, एक्टिंग में या होस्ट करने में, पॉडकास्टर एज अ? क्या मज़ा कर रहे हो, क्या इंजॉय कर रहे हो? दोनों। Okay, I'll tell you why also. Okay. एक्टिंग में आप एक कैरेक्टर को जो किसी और ने सोचा है उसे एम्बॉडी करते हो। बहुत मजा आता है कि आप किसी और के शूज में लिटरली जा रहे हो। इनफैक्ट जब मैं किसी रोल के लिए प्रिपेयर करता हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ पता है, मेरा प्रिपरेशन क्या, बताइए सर। मैं ये सोचता हूँ कि वो इंसान चलेगा कैसे। हाँ, उसके चाल से ये मेरे लिए वर्क करता है। Okay. कि वो एक तरीके से चलेगा, डजंट मीन ही हैज टू लिम्प और कुछ अजीब, लेकिन वो जिस तरीके से चलता है वो मेरा पहला चीज है। तो एक्टिंग वो है मेरे लिए जहां पर आप किसी और के विजन को एम्बॉडी कर रहे हैं, चैलेंजिंग है, लवली है। एंकरिंग मेरे लिए हमेशा द मोस्ट एग्जैजरेटेड, लाउडेस्ट, बिना कोई शर्म वाला जो है ना, वो वाला वर्जन। एक अमेरिकन फिल्म थी जिसका नाम है मास्क, जिम कैरी थे, सब देखिए अगर देखा नहीं है। उसमें जिम कैरी जो थे वो बहुत ही मतलब शाय किस्म के कॉर्पोरेट जॉब वाले थे, और एक दिन उन्हें एक मास्क मिलता है और वो ऐसे करके ऐसे पहन लेते हैं और वो अपने आप का सबसे एग्जैजरेटेड ऑब्नॉक्शियस वर्जन हो जाता है। तो मेरे हिसाब से एंकरिंग वो होता है, तो बहुत मजा आता है दोनों में। और पॉडकास्टिंग तो अभी 8 महीने हुए हैं, तो मैं सीख रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि किस तरह का आपका डेफिनेशन है गेस्ट को लेकर, रिसर्च को लेकर, आप क्या करते हो? मतलब अगर आपने प्लान किया कि चलो इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते, तो क्या आपने थॉट्स था इसके पीछे, और किस तरह से चॉइस ऑफ गेस्ट रख रहे हो आप? सबसे पहले क्या मैं उनके कंटेंट, उनके लाइफ से आइडेंटिफाई करता हूँ? क्या मैं बैठकर उन्हें देख रहा था या देख रहा हूँ, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज़ है, एंड दैट्स एज सिंपल एज इट इज। तो फॉर एग्जाम्पल जाकिर खान भाई, आई लव हिम। मैंने उन्हें मैसेज किया एंड आई एम सो ग्लैड दैट ही रिप्लाइड, एंड इमीडिएटली हमने अपने शूट कर लिया।
अनु मलिक सर, इश्क विश्क उनके साथ किया, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी किया, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, बट आई लव हिज म्यूजिक। आई थिंक वो वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड म्यूजिक डायरेक्टर्स, आइकॉनिक मैन। ऑलराइट, आई लव हिम। मैंने उन्हें कॉल किया, वो आ गए। इमरान हाशमी, उनके साथ काम किया है, वो मैं एक या दो ऐसे लौते लोग हैं इस फिल्म इंडस्ट्री में जो मैं एक्चुअली, हम दोनों दोस्त मानते हैं कि काम अलग चीज़ है। ओके, ऑलराइट, तो इमरान के साथ अभी एक एपिसोड आया है। फिर जया किशोरी जी, आई लव हर वर्क एंड आई थिंक शी इज़ अ गॉर्जियस गॉर्जियस पर्सन। मैंने मैसेज किया, वो आ गई। तो दिस इज़ माई प्रोसेस ऑफ द पॉडकास्ट। शाहिद आ रहे हैं? अभी तक तो नहीं। ओके, लेकिन देखते हैं, लेट्स सी। अच्छा, आप उनके अब स्टिल वो मैम्बो हैं? मैं कभी उनका मैम्बो नहीं था, मैं आप सबका मैम्बो था और रहूँगा, राइट। लेकिन हमने काम किया है साथ में, वी आर फ्रेंड्स इन दैट सेंस, राइट। और मुलाकात कभी कभी होती है, और जब होती है तो बहुत अच्छा होता है, और हम पोस्ट भी कर लेते हैं इसे। तो हाल ही में उनसे मुलाकात मेरी लास्ट हुई थी सिद्धार्थ आनंद के दिवाली पार्टी में, लेकिन उसके बाद बस बातचीत हो रही है, कभी कभी मैसेजिंग में। हाँ, और पॉडकास्ट के लिए तो नहीं, अभी वो तो बिजी होंगे, तो शेड्यूल है ना, वो उनसे आपको पूछना पड़ेगा। लेकिन अभी तक मैंने फॉर्मली, एक्चुअली मेरे तरफ से मैंने फॉर्मली इनवाइट नहीं किया है, राइट। लेकिन जब मैं करूँगा तो एक ऐसे तौर से करूँगा जहाँ पर इट विल बी नाइस फॉर मी एंड इट विल बी नाइस फॉर हिम, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑडियंस को मजा आना चाहिए। हाँ, लेकिन मतलब आप समझ सकते हैं कि मैंने वो नाम क्यों लिया। नहीं बिल्कुल, सब क्योंकि पूछते हैं, यस, सब पूछ रहे। इमरान के बारे में बहुत पूछ रहे थे, राइट, कि अभी तक क्यों नहीं बुलाया, तो मैंने बुला लिया। तो वो भी मैंने मतलब ये जो ऑब्वियस सा होता है ना, हाँ, हर्ष भाई, वो मैं नहीं करना चाहता था, ओके, राइट। तो अभी भी इमरान तो अभी 2 हफ्ते पहले आए, तो मतलब देखेंगे, शायद रणवीर जो भी आ जाए। यस। अब जैसे कि हम बात करते हैं शाहिद एंड ऑल की, तो मुझे ये ना कि उसकी जो आप लोगों की प्योरिटी थी ना, वो पूरे फिल्म में इश्क विश्क की बात किया जाए, वो लोगों के दिमाग में छप गई है, और वो मैम्बो जो है ना, वो निकल ही नहीं पाता, वो स्टिल वो ग्रेटफुल यार, ग्रेटफुल कि पहले तो वो मेरी पहली रिलीज्ड फिल्म थी। उसके पहले मैंने एक फिल्म की थी जो रिलीज नहीं हुई, लेकिन दिस वाज माय फर्स्ट फिल्म टू रिलीज, इश्क विश्क। क्या 2003 था, राइट, और अब 2025 एंड हो रहा है। वाह यार, 22 साल। वो पहली फिल्म थी। प्योरिटी इसलिए भी थी क्योंकि हम सब नए थे, मैं फिल्म्स में नया था। शाहिद की पहली फिल्म थी, शहनाज मेरे तरह एंकर और टेलीविजन में थी एमटीवी में, अमृता की दूसरी फिल्म थी, केन की पहली बिग फिल्म थी या पहली फिल्म थी, राइट। तो बहुत बहुत प्योरिटी थी। यश टोंग, किसको भूल ओह माय गॉड, यश टोंग, व्हाट अ ब्रिलियंट एक्टर है ना, यार, व्हाट अ ब्रिलियंट, लव गुरु। आज भी देखे तो फिर चिपक से जाते हैं अरे टीवी पे। ब्यूटिफुल मैन, ये जो है ना, ये सब अंदर से जो अच्छा होता है ना, क्योंकि 70 mm बिग स्क्रीन या इवन टेलीविजन या डिजिटल, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप एक्टिंग कितनी भी अच्छी कर लो, वो है ही, लेकिन आपके जो आँख हैं वो सच्चायत को कभी मतलब आप छुपा नहीं पाएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो एक रास्ता है अपने जहन के अंदर, अपने सोल के अंदर, जो हम किसी से नहीं छुपा सकते। जो टीवी पे आई, तो फिर सबसे ज्यादा रिएक्शंस कब मिलने शुरू हुए? आफ्टर रिलीज? फर्स्ट डे। यह फर्स्ट डे से ही? फर्स्ट डे। आई हैव टू टेल यू कि मैं उस वक्त काफ़ी टेलीविजन में इन्वॉल्व था। मेरी करियर की शुरुआत हुई डिज्नी के साथ, तो आई थिंक इश्क विश्क से पहले मैं 5-6 साल ऑलरेडी काम कर रहा था, और इस्टेब्लिश्ड आई थिंक एज अ हो गया था। हिप हिप हुर्रे आ गई थी, जॉन का कैरेक्टर बहुत फेमस हो गया था, शो बहुत फेमस हो गया था राइटिंग और डायरेक्टिंग की वजह से। डिज्नी बहुत ही पॉपुलर हो गई थी, और एड फिल्म्स में मैं बहुत कर रहा था, तो दैट्स हाउ दैट वाज ऑलरेडी देयर। लेकिन फिल्म में अपने आप को पहली बार देखना, जहाँ पर इट वाज अ डिफरेंट बॉल गेम। तो पहले दिन मैं आपको ही बता देता हूँ, कहानी बहुत प्यारी सी है। कैन, मैं और शाहिद हमेशा हर रोज़ गेटी गैलेक्सी सिनेमा जाते थे। ये बांद्रा में, ये मल्टीप्लेक्स नहीं था उस वक्त, सिंगल स्क्रीन थे, लेकिन पहला मल्टीप्लेक्स टाइप था, गेटी गैलेक्सी और जेमिनी, अब तो जानते हो। तो वहाँ पर हम जाते थे, और ऑफ कोर्स फर्स्ट डे जब हम गए तो गए, लेकिन जब हम वहाँ पर गए, पिक्चर देखी, जब हम बाहर आए तो बाप रे बाप, मतलब आपको पता लगता है कि क्या होता है। मतलब अगर कोई मुझसे पूछता है कि कभी आपने मार खाई है, फिजिकली मार खाई है,
तो वो दिन मैंने मार खाई थी, लेकिन वो मार वो वाली नहीं थी कि मैं गुस्से में कर रहा हूँ, लेकिन लोग आपको छूना चाहते थे। मैं आपको मजाक में, आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, आज भी एक स्कार है कि लोग स्क्रैच कर रहे थे, क्योंकि वो मतलब बुरी बात नहीं थी, जस्ट वांटेड यू अ पार्ट ऑफ यू। और ये आज भी मुझे गूज़बम्प्स ये महसूस होता है कि, और ग्रेटफुलनेस होता है कि ये मैंने महसूस किया, मुझे अलाउ किया किसी ने कि महसूस कराने। तो इश्क विश्क उस तौर से बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट थी मेरी ज़िंदगी में। शाहिद के लिए भी ऑफ कोर्स, केन घोष, रियली अमेजिंग डायरेक्टर। आई गिव ऑल द क्रेडिट फॉर इश्क विश्क टू केन घोष। और वो उसी टाइम पे आपको समझ में आया 70 mm की पावर फैंस को लेकर? और हाँ? मुझे नहीं थी समझ, नहीं ना, नहीं थी। मैं फिल्म फैमिली से आता नहीं हूँ। मैंने टेलीविज़न और फिल्म स्टार्ट भी किया विदाउट, मैंने तो एक ऐसे समर जॉब, बढ़िया पैसे दे रहे थे यार डिज्नी के लोग मुझे, हर एपिसोड के 4,000 रुपये दे रहे थे 30 साल पहले, हैं? तो मतलब महीने में 16,000 रुपये हर एपिसोड के 4,000? हाँ, ओके। और हर संडे को डीडी मेट्रो पर 10 बजे डिज्नी क्लब आता था। किस्मत पे भरोसा करते हैं? बिल्कुल, है ना, ज़रूरी होता है ये लक, क्योंकि कहते हैं कि बिल्कुल। मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। यस यस यस, आप जितने भी खूबसूरत हो, आपने जितनी भी मेहनत की, आप में जितने भी टैलेंट है, ये सब ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा है किस्मत। ये जो लिखा है वो ही होने वाला है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप आराम से हो जाएगा, ये तो, लेकिन किस्मत तक पहुंच, अपनी किस्मत तक पहुंचने के लिए एक ही रास्ता है, हार्ड वर्क। वेरी नाइस। क्योंकि हम जितने भी बड़े आर्टिस्ट के साथ बात करते हैं तो सब कहते हैं आप हार्ड वर्क करिए, पर किस्मत का फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसे आपने कहा आपको बैठे बैठे आ गई थी रोल, क्योंकि आपने शायद एफर्ट, एक्चुअली बैठे बैठे, हाँ, क्योंकि आपने बताया मैं बंक कर रहा था अपना क्लास अपने दोस्त के साथ, निलेश के साथ, हाँ, नेशनल कॉलेज बैंड्रा में, और वह हम ऐसे ही बैठ रहे थे, बहुत ही खूबसूरत लड़की आई। अच्छा, और उनने कहा कि हम अपने चैनल के थोपड़ा नहीं बोला, फेस, शी वॉज वेरी अर्बन, बहुत ही साउथ बॉम्बे टाइप। तो उन्होंने कहा कि हम वे लुकिंग फॉर द फेस ऑफ आवर चैनल, आप क्या ऑडिशन के लिए आएंगे? तो ये मैंने बहुत बार कहा, बिना झिझक मैंने कहा ऑफ कोर्स, हाँ। और ठीक है, उन्होंने नंबर लिख लिया और दे दिया मुझे, और कहा कि कल आप यहाँ पर आ जाइए ऑडिशन के लिए। वो निकली तो मेरा दोस्त जो बैठा है टिपिकल, उसने कहा आप ये बीप कर लीजिए, ये ऑडिशन क्या होता है? तो मैंने बोला यार मुझे क्या पता, खूबसूरत लड़की का नंबर तो मिल गया। अच्छा, मज़े की बात है कि वो खूबसूरत लड़की मुझे आज तक नहीं मिली है उस दिन के बाद। मे बी शी वॉज जस्ट स्काउटिंग, टेम्परेरी थी। तो अगर आप देख रहे हो मैं कहाँ नहीं, अभी आप मुझे कांटेक्ट मत कीजिए, शादीशुदा इंसानों में मेरा पुरानी आदत जाती नहीं है। सॉरी कहना चाहिए आप। मैंने कहा ना, हाँ। कान पकड़ के कहा और क्या करूँ, मुर्गा बनूं? नहीं बस हो गया, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, घर पे है ना। वो तो आप छोड़िए सर, उसका आप थैंक यू फॉर बीइंग कंसर्न्ड, लेकिन उनसे मुझे कोई नहीं बचा सकता। सो दैट्स हाउ माय करियर स्टार्टेड। कि आपने कहा कि पैसे अचानक से आते, चेंज क्या बिहेवियर था आपका उस वक्त पे? लाइक अगर तुरंत ऐसे पैसे, जैसे आपने कहा कि चीज़ें की, तो आपका क्या अप्रोच था? कुछ नहीं, मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ उल्टा हुआ है, और ये सारा जो श्रेय है मैं अपने फादर को देना चाहता हूँ, विजय मल्होत्रा, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ तो सिखाया है जिससे उल्टा हुआ मेरे साथ। मैं समझ सकता हूँ कि लोग, आप जो पूछ रहे हैं कि क्या पैसों के साथ घमंड आया, नहीं, पैसों के साथ मेरे साथ उल्टा हुआ। मैं बहुत ही हम्बल मैं बहुत ही ग्रेटफुल, मतलब मैं ये समझने लगा कि यार वाओ, ये मुझे कोई दे रहा है इतना सब, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं, अगर आप मुझे 100 रुपये दे रहे हो, मैं 500 रुपये का काम आपको करके दिखाऊं, क्योंकि आप मतलब मुझे क्यों दे रहे हो ये, मुझे मतलब ऐसे मुझे यूज टू नहीं था कि कोई मुझे पैसे दे रहा है। और वो बहुत ही अच्छी एक क्वालिटी है जो पकड़ के आप, शायद ऑफ कोर्स शायद नहीं, मेरे फादर की वजह से ये मुझे सीख मिली है। तो इन्वेस्टमेंट्स मैंने ज़िंदगी में पहले बहुत ही जल्दी शुरू की, अपने पहले कमाई से। जब मैं वो टिपिकल फिल्मी जाकर मेरे माँ के चरणों पर मैंने ये वो किया, कोशिश की मैंने वो पूरी फिल्मी गिरी, तो मेरे मतलब एक क्या कर रहा है तो ये ले रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर खरीद 715 रुपए में, ओके, आई विल बी वेरी हैप्पी, ये जो तू मुझे दे रहा है ना 5 साल में, यू विल गिव मी अ हाउस। तो ये आपके मम्मा ने बोला? फादर, ओके, ऑफ कोर्स, दे वर बोथ वेरी अस्ट्यूट, एजुकेटेड पीपल, वेरी प्रैक्टिकल, वेरी लविंग। और मेरे फादर ने, ये मेरा एक एडवांटेज है, और मैं झिझकता नहीं हूँ, क्योंकि कहने में बहुत ही इज्जत और ग्रेटफुलनेस से कहता हूँ
कि मैं कहीं से आया नहीं हूँ यहाँ पर, मैं यहीं कहीं हूँ। मेरे सर के ऊपर छत था, खाना क्या, मुझे बहुत अच्छा खाना मिलता था, मैं बहुत अच्छे स्कूल में गया हूँ। हाँ, एक चीज़ है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन उसके अलावा मेरे पास सारे कंफर्ट्स थे। तो जब ये सब थे, तो जब कमाई भी अच्छी हो रही है, तो अगर आपके पेरेंट्स आपको ठीक तरीके से गाइड करें तो हो जाता है। यस विशाल, क्योंकि ये मुद्दा जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्टर्स जो ये है ना, इसको पाने के ख्वाब में लाखों लोग आते हैं इस मुंबई शहर में, और आप खुद देख रहे होंगे, 30 साल का लंबा एक्सपीरियंस में आपने खुद महसूस किया होगा। तो मुझे ये समझाइए कि क्या ज़रूरी होता है जब आप एक एक्टर बनने आते हैं। जैसे आपने कहा आपको बैकअप था, आपकी फैमिली सपोर्ट में थी, वो एक माइंडसेट आपके पास था, आपके फादर के थ्रू आपके पास आता। पर जो यहाँ आते हैं शुरुआत में, उनको किस तरह से वर्क करना चाहिए, या कुछ पैसे आ गए तो जैसे वो महंगी गाड़ियाँ, महंगे चीज़ों खरीदने में लग्जरी की तरफ भागने लगते हैं, कहाँ पे अपने आप को रोकना चाहिए, क्या तरीके होने चाहिए? दैट्स अ लवली क्वेश्चन हर्ष, एंड ये मुझे हर रोज़ 10-15 बार मैसेज आते हैं कि मैं एक्टर कैसे बनूं। तो जो महंगी गाड़ियों के बारे में आपने बात की है, लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं कि जब तक आपके पास वो महंगी गाड़ी के लिए एक्चुअली आपके पास पैसे हैं, यानी कि अगर आजकल गाड़ी, तो महंगी गाड़ी कितने की आती है, 50-60 लाख की तो महंगी गाड़ी आती है, जो आप लग्जरी ब्रांड्स लो उससे ज़्यादा। तो कैलकुलेशन ये है कि अगर आपके पास उससे कम से कम 5-10 गुना ज़्यादा पैसे पड़े हुए नहीं है, वो गाड़ी आप मत लीजिए। क्योंकि अगर आप वो गाड़ी लें और आपके पास पैसे नहीं है और आप EMI दे रहे हो उस गाड़ी के, तो एक्चुअली आप उस गाड़ी लग्जरी ब्रांड के लिए काम कर रहे हो, वो गाड़ी आपके लिए काम नहीं कर रही। करेक्ट है। आप हर महीने सैलरी दे रहे हो ना उस ब्रांड को। राइट। और ज़्यादातर, मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ज़्यादातर लोग जो ये खरीदते हैं वो दिखावे के लिए करते हैं कि लोग क्या समझेंगे, ये करेंगे। वो एक ट्रैपिंग है और लग्जरी ब्रांड्स ये समझते हैं। तो ये मेरी सोच है। अब जब आया एक सिंपल सवाल, भाई मैं एक्टर कैसे बनूं, भाई मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑफ कोर्स सबसे पहले टैलेंट होना चाहिए, एक पर्सनालिटी होनी चाहिए, एक ऑरा होना चाहिए, एक एक्स फैक्टर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें तो होने ही चाहिए जो नॉर्मल चीज़ें हैं। राइट। लेकिन ये आपको लोग नहीं बताते हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक बैकअप होना चाहिए, फाइनेंशियल बैकअप, मेंटल बैकअप। क्योंकि इस लाइन में आप जितने फेलियर्स देखोगे उतने सक्सेसेस आप नहीं देखोगे। आई होप कि ये गलत हो और आप देखें सक्सेस, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में और जो मैंने देखा है और खुद के बारे में देखा है, कि अगर कोई भी बोले कि यार मैं एक आर्टिस्ट हूं, और आर्टिस्ट सिर्फ एक्टर नहीं होता है, पेंटर भी होता है, सिंगर भी होता है, राइटर भी होता है, डायरेक्टर भी होता है, प्रोड्यूसर भी होता है, ये सब आर्टिस्ट है ना। अगर आप एक आर्टिस्ट हो, आपके नतीजे, आपके सक्सेसेस आपके हाथ में नहीं है। आपके जो सक्सेसेस हैं वो पूरी दुनिया देखेगी, अरे हिट फिल्म होगी, सब जानते हैं। लेकिन जब आपके फेलियर्स होंगे तो वो भी पूरी जिंदगी और पूरी दुनिया देखेगी और आपके सक्सेसेस से ज्यादा सेलिब्रेट करेगी। जैसे कि कोई आर्टिस्ट है, कई बार उन्होंने कहा है कि अगर आपके प्लान में एक्टिंग के अलावा कोई और भी प्लान है, B या C है, तो आप उस पर चले जाइए, A पे मत रुकिए। सिर्फ अगर आप एक्टिंग आना चाह रहे हो तो सिर्फ आप एक्टिंग पे आइए। तो वो लोग उस अप्रोच के साथ आते हैं, क्योंकि वो किसी बहुत बड़े स्टार ने कहा है, किसी बहुत बड़े एक्टर ने कहा है कि वो करिए, जैसे आपने कहा। लेकिन ये तो उस समय पे कैसे खुद को रेडी रखा जाए कि यार ये बात तो ये एक्टिंग की भी आ रही है, बात यहाँ पैसों की भी आ रही है, दोनों चीज़ें हैं, कैसे इस झमेले में आदमी कैसे करे? क्योंकि आ तो लाखों लोग रहे, ये स्ट्रगल हर किसी को फेस करना है, उस वक्त के लिए क्या करे? आप जानते हो कि रूल्स ऑफ द गेम ये है, तो आपको करना है, वरना मत खेलो ये गेम, मत खेलो। सिंपल सी बात है। कौन आपको फोर्स कर रहा है? एक्टर बनना कोई मम्मी डैडी तो फोर्स नहीं करते ना ज्यादातर, बेटा इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, अभी भी यही है, स्टडी जॉब करो, कोई कॉर्पोरेट MBA करो, ये तो नहीं कहता ना बेटा एक्टर बनो, कोई नहीं कहता है। तो ये अंदर से आता है। अब आप जानते हो, ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि पॉइंट ये है, अगर आपको रूल्स ऑफ द गेम नहीं मालूम है तो आप वो गेम मत खेलो, आप वो गेम हारोगे। अगर आपको क्रिकेट नहीं आती है और आप मैदान में आते हो क्रिकेट खेलने के लिए और वो अपनी करियर, अपनी जिंदगी बनाते हो, तो आपके चांसेस फेलियर के कितने हैं? तो आपने डिसाइड किया ना कि आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हो, एक एक्टर बनना चाहते हो, तो उसके बारे में रिसर्च करो ना दोस्त।
अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप कम से कम 10 साल पढ़ाई करोगे और जिंदगी भर कर कोई भी अगर आप सुपर स्पेशलाइज्ड चीज करो तो आप उसके लिए पढ़ाई करोगे ना, कोर्सेज करोगे, उसके बारे में रिसर्च करोगे, जुगाड़ करोगे, कुछ तो करोगे। बॉस मेरे एक्सपीरियंस में मैंने जो देखा है मोर देन 60-70% जो लोग एक्टर बनने के लिए आते हैं उनका ये क्वालिफिकेशन है कि उनकी मम्मी ने बोला कि बॉस आप शाहरुख खान से बेटर दिखते हो, करके दिखाओ, वाह जाओ भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के मुंबई जाओ क्योंकि आप अच्छे दिखते हो। या फिर मम्मी हमेशा अपने बच्चों को, मतलब शाहरुख खान कौन है उनके लिए, मम्मी के लिए आप हो, हाँ कितना अच्छा रील बनाया है, वायरल चला गया, एक्टर बन जाओ। तो मैं पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपकी भी तो इंटेलिजेंस है, आप भी देखो। और मैं नहीं कह रहा हूं कि आपकी मम्मी गलत है, चलो सही है, आप बहुत बढ़िया कलाकार हो, आप बहुत अच्छा दिखते हो, आप में हर वो चीज है, लेकिन बॉस रिसर्च करो यार। मुंबई में आओगे आप, ऑलराइट, अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो 15 लोगों के साथ आप रहोगे एक छोटे से, मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे समझाओ, ज्यादातर ये कहानी होती है। मुंबई में आओ, रोमांटिसाइज ये स्ट्रगल होता है, मुंबई में आओ 15 लोगों के साथ एक रूम शेयर करो, अब वो सब 15 आर्टिस्ट सब स्ट्रगलिंग, तो आप सोचो कि घर में माहौल क्या होगा। नंबर 1, हाँ वो माहौल होगा, ठीक है, मजा भी आएगा, अरे यार घर से निकले हैं, मुंबई में आए हैं, स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, नवाज भाई ने किया था, शाहरुख भाई ने किया था, हमारा भी ये कहानी होगी। 1 महीना गुजर जाता है, बहुत मजा आ रहा है ये स्ट्रगल में, 1 साल गुजर जाता है, हाँ मजा तो आ रहा है यार, लेकिन यार ओके, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, आप क्या थे और आप क्या बन गए हो। मैं नेगेटिव नहीं बात कर रहा हूं, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, मैं बस एक चीज बोल रहा हूं दोस्त, रिसर्च करो, देखो कि इस ग्लिट्स और ग्लैमर से आप अंधे नहीं हो। आप यहां आओ ना, कौन आपको रोक रहा है, आपके पेरेंट्स आपको अलाउ कर रहे हैं ना कि आप यहां पर आकर जिंदगी बचा, आप आओ ना, 6 महीने के लिए आओ, चलो। अच्छा, मैं ये टाइमिंग पे आना चाह रहा था कि अगर कोई आर्टिस्ट है जो बनना चाहता है, अपने सपने लेकर आ रहा है, क्या एक टाइम पीरियड रखे, क्योंकि जैसा आपने कहा कि ऑब्वियसली पैसा तो ज़रूरी ना, यहाँ पे सर्वाइव, मुंबई में सर्वाइव करना बहुत टफ है, और आप जो सपने लेकर आए उसे पाने के लिए आपको बहुत ऊंचे मुकाम पर जाना है, तो क्या एक पीरियड कुछ रख सकते हैं अगर आप। इट्स नॉट अ साइंस, आर्ट होता है, साइंस होता है, इसलिए कॉलेज में भी डिग्रीज आपको आर्ट्स की मिलती है, साइंस की मिलती है, कॉमर्स के लिए। आर्ट इज नॉट अ साइंस। तो मैं आपको ये नहीं बता सकता भाई, मुझे 30 साल लग गए हैं और मैं अपने बेस्ट रोल के लिए आज भी ठहर रहा हूं, मेरा स्ट्रगल चालू है सर, मेरा स्ट्रगल चालू है, वरना मैं भी आज, अगर आप मुझे बोलते हो कि अच्छा टाइम बताओ, भाई 30 साल हो गए हैं, मैं अभी भी वो रोल के लिए मैं इंतजार कर रहा हूं। अब वो रोल कुछ भी हो सकता है, वो कब आएगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने अपनी प्लानिंग ऐसी की है कि मैंने अपने पहले दिन से अपने आप को मैं इस तरीके से क्रिएट कर रहा हूं ताकि मुझे एक्टिंग पर पूरी तरीके से मैं जितना भी पैसों के लिए नहीं डिपेंडेंट रहूं, उस तरीके से, वो मेरी स्ट्रैटेजी थी। मैंने उस वक्त रूल्स देखे, मैं देखता हूं कि आज क्या है, और विशाल तू अब भी एक्टर बनना चाहता है ना, रहना चाहता है ना, हाँ ओके, तो तुझे ये करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सरवाइव करना है, तो आपको पैरेलल में कुछ ना कुछ तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। भाई आप लोगों को अगर लगता है कि क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने इतने एजुकेटेड हैं, उन्होंने मुझे इतना गाइडेंस दिया है, भाई मैं बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, ये फैक्ट है, और ये बहुत कूल है ट्रेंडी बोलने के लिए, मैं तो लोअर मैं हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे पेरेंट्स गरीब हैं या थे, वो उन्होंने हमें सब कुछ दिया है, मुझे मेरे बहनों को बहुत, जो कुछ भी वो दे सकें। लेकिन पॉइंट ये है कि बॉस अगर आपको मेरी बात नहीं सुननी है ना, तो इसमें आप 1000 छेद कर सकते हो, अजय इसके लिए तो आराम से आप बैठकर बोल सकते हो, लेकिन अगर आपको मेरी बात सुननी है, थोड़ी भी सुननी है, तो इसमें आपका ही फायदा है। राइट, बट विशाल ये सब चक्कर में ना, जो एक इंसान के दिमाग में जो आपने कहा 3 महीने 6 महीने साल भर 2 साल 3 साल जब हो, तो एक इंसान के जो मेंटल हेल्थ है ना, उस पर इम्पैक्ट करना शुरू हो जाता है, और टूवर्ड्स वो डिप्रेशन की तरफ जाना लगता है। वो फेस को कैसे कंट्रोल करे, अगर आप जैसे आपने कहा कि ये फाइनेंशियली एंड ऑल, तो वो कितना उसको सिक्योर करना, उस हेल्थ को बनाए रखना कितना ज़रूरी है, वो उस पर कुछ बता पाए आप, क्या आपने कभी इस दौरान ऐसा कुछ फेस किया है? डेफिनेटली, ओके, डेफिनेटली
मैं इसके बारे में इतनी पर्सनली बात कर सकता हूं क्योंकि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूं बॉस, मैंने भी बहुत हाइज देखे हैं, मैंने भी बहुत लोज देखे हैं, राइट? टाइम लगा यार जिंदगी में। तो मैं हमेशा कहता हूं बॉस, मैं इसलिए 3-4 महीने 6 महीने इसलिए कह रहा हूं आपकी कैपेसिटी की, एक आइडिया तो आ जाएगा। आप एक आर्टिस्ट हो, यानी कि भगवान ने आपको इंटेलिजेंस दी है। आर्टिस्ट का सबसे वन और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज होती है इंटेलिजेंस। सब आर्टिस्ट बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, आप इंटेलिजेंस के बिना आर्टिस्ट नहीं हो सकते। ये नहीं है कि आप, लोग उल्टा समझते हैं कि आप एक्टर हो तो आप बुद्धू हो। नहीं बॉस, बहुत इंटेलिजेंस लगती है एक किरदार में घुसने की और लोगों को कन्विंस करने के लिए कि आप वो किरदार हो, बहुत बहुत। तो आप इंटेलिजेंट हो, तो आप जब 3-4 महीनों के लिए आएंगे, आप गेज कर लोगे कि क्या है क्या नहीं। और अगर आप रिसर्च करके आओ तो यार आप ऑलरेडी, वो जो लाख लोग आ रहे हैं ना, आप ऑलरेडी उनके 1% में पहुंच गए। तो ये एडवांटेज आ गया आपका। रही बात मेंटल हेल्थ की, मैंने पहले ही से कहा था, अगर आपको एक आर्टिस्ट बनना है और रहना है और लंबे इनिंग्स तक रहना है और उस पर डटे रहना है, ट्रीट इट एज अ हॉबी। उसमें से पैसे मिल गए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत पैसे मिल गए, बहुत पॉपुलर, बहुत बड़ी बात है, लेकिन डोंट मेक दैट योर डे जॉब। इसका मतलब है कि पहले से मैंने आपसे कहा था, कीप फाइनेंशियल बैकिंग, फाइंड अ वे टू डू दैट, एंड कीप अ मेंटल बैकिंग। जेन्युइन लोग जो आपको, आइडियली नॉट इन फ्रॉम दैट इंडस्ट्री, क्योंकि उनके खुद के समझ सकता हूँ, राइट। तो एंड नाउ तीसरा सवाल, डिड आई गो थ्रू? ऑफ कोर्स आई डिड, ऑफ कोर्स आई डिड। यहीं से तो सीख आई ना दोस्त। इश्क विश्क रिबाउंड देखी आपने? नहीं, मैंने नहीं देखी। नहीं देखी, मौका नहीं मिला मुझे, क्योंकि जब रिलीज हुआ था मैं, आई वाज नॉट इन द कंट्री, और जब तक मैं वापस आया तो वो थिएटर्स में नहीं थी। राइट, क्योंकि उसके जब पब्लिक रिव्यूज आए थे ना, तो लोगों ने कहा एक्टर तो बहुत अच्छे हैं, बट जो प्योरिटी थी ना वो इश्क विश्क वाली, वो मिसिंग थी, जीरो केमिस्ट्री के इट्स साथ। अनफेयर ऑन द मेकर्स एंड द एक्टर्स, क्योंकि बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत पॉपुलर भी हैं, गाने भी अच्छे थे, माउंट भी अच्छा किया टिप्स ने, और बहुत अच्छी फिल्म थी। लेकिन जब एक आइकॉनिक चीज़ बनती है ना, तो उसे एक फॉलो अप करना अनफेयर होता है, तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। मुझे ये जानना है कि मैम्बो और विशाल दोनों कितने क्लोज हैं, या कितना शेयर करते हैं आप उसके उनके थॉट्स को, और कितने डिफरेंस अगर आप बता पाए। सबसे पहली बात तो ये है कि जो मेरे घर में मेरे काम वाली हैं, जो हम उन्हें ताई कहते हैं, ऑलराइट, वो पिछले 30 साल से मेरे घर में काम हमारे साथ रह रहे हैं। काम क्या, हम साथ में रह रहे हैं। तो वो कमला, फूलों का गमला, पता कब करूं मैं, वो नहीं हूं मैं। वो मैम्बो का भूत मुझे ठूस ठूस कर केन घोष ने अंदर डाला था, और बहुत अच्छी तरह से डायरेक्ट भी किया था। मैम्बो का जो लार्जर देन लाइफ स्पिरिट है वो है मुझ में, फननेस है वो है मुझ में, लॉयल्टी टुवर्ड्स फ्रेंड्स वो है मुझ में, प्यार में डूब जाना, अपने दिल को अपने हथेली में लेकर जाना, वो है मुझ में। वो पॉली परेरा, तू मेरी मैं तेरा, वो मैं था। मतलब मैं कभी किसी खूबसूरत लड़की को देखता था तो मुझे प्यार ही हो जाता था, बिना बात करे। मैं उससे शादी करूंगा, अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ। अबे उसका नाम क्या है? हैं? मला माहिती नहीं। ये सिमिलैरिटीज हैं और ये डिफरेंसेस हैं। जैसे कि उसमें एक सीन था, जैसे आपके और जब शाहिद की लड़ाई होती है, जो यस अमृता को लेकर, वो जो दोस्ती के लिए जहाँ पे दोस्त गलत है उसको करेक्ट करना, वो सारा ऐसा कुछ आपके अंदर भी आता है, सही गलत को फर्क कर पाना और सारी चीज़ें है वो। लेकिन आई से दिस फॉर द फर्स्ट टाइम कि मुझे रिग्रेट है कि मेरे रियल लाइफ के एक बहुत ही करीबी दोस्त के साथ मैंने वो एफर्ट नहीं की। अच्छा, चाहे गलती तो उसकी थी लेकिन हम ईगो में फंस गए, और अब 15 साल गुजर गए और आज भी याद आती है। आई डोंट नो, शायद उसको भी आती है। जो मैंने सुना है कि जो भी, पॉइंट ये है कि ये गलती आप मत करो दोस्त, क्योंकि ईगो एक चीज होती है जो अच्छी चीज नहीं होती है। यू नो, बात करो यार भाई, सॉर्ट आउट कर लो। ठीक है, नहीं माने तो एटलीस्ट एक चीज होगी, एक क्लोजर होगी कि हम कोशिश तो की। मैंने कुछ किया जिससे आपको बुरा लगा, आपने कुछ किया जिससे मुझे बुरा लगा। मेरे लिए आप गलत हो, आपके लिए मैं गलत हूं, लेकिन हम दोनों ने
गलती तो की कि हम दोनों ने उस सालों की भाईचारे, मतलब भाई से ज़्यादा, वो चीज़ हमने तोड़ दी क्योंकि एक दूसरे के पास हम आने नहीं चाहते थे और पहला कदम हम नहीं उठाना चाहते। वो मेरे तरफ से मेरी गलती है। अब ये होता है ज़िंदगी में कभी कभी। ये फर्स्ट टाइम आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल, फर्स्ट टाइम मैं कह रहा हूँ। ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं आपकी इज्जत करता हूँ। आई नो कि आप इसका डिपिक्शन गलत तरीके से नहीं करूँगा, और मेरा इंटेंट है, दूसरा इंटेंट ये है कि मैं जितना भी आपके ऑडियंस, क्योंकि आपकी ऑडियंस यंग है, रिसेप्टिबल है, इम्प्रेशनेबल है, तो जो भी आज मैं कह रहा हूँ मैं अपने एक्सपीरियंसेस से आपको ये शेयर कर रहा हूँ, ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। लेकिन अगर इससे आपको कुछ फ़ायदा हो जाए आपके करियर में, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में, आपके मेंटल हेल्थ में, आपको अपलिफ्टमेंट मिले थोड़ी सी भी, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी, और आपके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। राइट विशाल, क्योंकि आपने जिस तरह से सारी चीज़ें बात, आप मुझे इससे पहले हम जितनी बातें की, मुझे बहुत सुलझे हुए इंसान लगे साउंड कर, और अभी भी आप मेरी बीवी ये नहीं कहती, आप जरा बात कर लोगे, आप कैमरा में देखकर बोलोगे कि ये बहुत ही विशाल सुलझे हुए इंसान है। विशाल मैं सुलझा हुआ। आपने अब जो ईगो की बात की ना, मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेकार चीज़ होती है, और हर इंसान को इसे अपने पैरों के नीचे कुचल के, अगर दोस्ती इतनी प्यारी है तो आगे बढ़ जाना चाहिए। फ़र्क नहीं पड़ता कि पहला हाथ कौन बढ़ा रहा है। 100%। अरे हमारी बात छोड़ दीजिए, आजकल ट्रम्प साहब जो है, जब हम ये शूट कर रहे हैं, उनके ईगो पर चल रही है कि हमने बोला नहीं कि आपने ही सॉल्व किया था इंडिया पाकिस्तान का, तो हम क्या करेंगे, आप पर 50% टैक्स डाल देंगे। अरे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी यार दोस्त, ये ईगो बहुत ही बड़ी चीज होती है। राइट। सलमान सर और शाहरुख सर के बीच में ईगो की लड़ाई हुई थी ना, और एंड में उन्होंने कहा कि एट द एंड ऑफ द डे लड़ाई तो होती है यार, दोस्तों में लड़ाई होती है। अगर आप किसी को प्यार नहीं करती उतना, तो उतनी लड़ाई कैसी होगी, उतना इफेक्ट कैसे होगा। तो वो इफेक्ट तो हो गया, लेकिन वो हम भूल जाते हैं कि हम इतना इफेक्टेड क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम इतना प्यार करते हैं आपसे। तो यार ठीक है यार, गलती हो गई यार, तुझसे भी होगी, सॉरी, थप्पड़ थप्पड़। मैच्योरिटी है ना, दोनों ने अपने आप को समझा, और सच सिंपल चीजें ना हम अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। अरे यार आप प्रैक्टिकल रहो। अच्छा, करोड़ों के जो बंगले आप देख रहे हो रास्ते में, मुंबई में, दिल्ली में, लखनऊ में, कहीं पर भी आप यहाँ पर जो देख रहे हो, कहीं ना कहीं आपको एक टूटा हुआ बंगला दिखेगा, जिसका आज के दौर पे वैल्यू कम से कम करोड़ों में होगा। अरे क्यों हो रहा है यार, क्यों नहीं बना रहा है? आजू बाजू तो सारे बिल्डिंग्स बन रहे हैं। क्योंकि यार लड़ाई हो रही है यार। अच्छा, किसमें लड़ाई हो रही है? एक 80 साल के अंकल हैं और उनका एक छोटा भाई है जो उनसे 2 साल छोटा है। अच्छा, तो अगर ये सुलझा दे प्रॉब्लम तो कुछ नहीं और तो, लेकिन फाइनेंशियली कितना फायदा होगा? हर फैमिली को, अगर 2 फैमिलीज हैं तो कम से कम 20-30 करोड़ मिल जाएंगे। आजकल कहाँ रह रहे? इसी खंडर में रह रहे हैं सर। हाँ, खाने के लिए पैसे नहीं है। 30 करोड़ मिल सकते हैं, खाने के लिए पैसे नहीं है, तो क्यों? ईगो। आई मीन कम ऑन यार, कहने में बहुत सिंपल है सर, क्या हम कर सकते हैं? आई कैन गारंटी, और छोटी मुंह बड़ी बात आप ये कट कर लीजिए, आपकी जिंदगी में ऐसे कोई तो रिलेशनशिप होगा बहुत जिस ईगो की वजह से स्क्रूड अप हो रहा है? यस है। ये सवाल मैं आपके ऑडियंस से पूछना चाहता हूं। 1 सेकंड लीजिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस सवाल को अपने आप, किसी को बताइए नहीं, खुद में सच्चाई का मोमेंट लीजिए। क्या इस वक्त आपकी जिंदगी में छोटा बड़ा कोई भी ऐसा रिलेशनशिप प्रॉब्लम है जो ईगो की वजह से सॉल्व नहीं हो रहा है? आगे वापस ओके विशाल, क्या कभी आपके हाथ से कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स गए टूवर्ड्स आपने समझा कि कहानी सही नहीं है, या फिर आपको लगा कि वही टाइप कास्ट वाले आ रहे हैं, या आपने कहा कि ये मेरे लिए सूट नहीं हो रहा है, समथिंग कुछ आप अगर आप शेयर करना चाहें तो? जो मैं करना चाहता था और मुझे नहीं, किसी भी कारण से नहीं मिला, ढेर सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे रीजंस। ईगो नंबर 2, मैं ये मेरी जर्नी है, मैं वो कैरेक्टर नहीं करना चाहता था। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसी फिल्म थी, बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस था, और ऊपर वाली की कृपा से मतलब महीने में 10-12 तो ऑफर आते थे,
बड़े अच्छे ऑफर्स आते थे और मैं ले लेता था। और देखा है आपने मेरे काम में, सारे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के सामने मुझे मौका मिला है काम करने, चाहे वो धर्मा हो, यशराज हो, चाहे वो विशेष फिल्म्स हो, चाहे वो राजश्री हो, चाहे वो नागेश कुकनूर, सब थैंक यू। लेकिन एक पॉइंट के बाद जब कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस, कोई बड़ा प्रोड्यूसर जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, था और रहूँगा, अगर वो कहते हैं कि बॉस ये आपका है, ये आप करोगे, और मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ ली, लेकिन अब मैं उस ध्यान में हूं कि भाई ये मैं फिर से नहीं, मैं मतलब उल्टी आती है मुझे सेट पर पहुंचने में अगर मैं फिर से मैम्बो बन जाऊं। मैं मैम्बो की बहुत इज्जत करता हूं, मैम्बो ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैम्बो मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, लेकिन मैं मैम्बो नहीं बन सकता हूं पूरी जिंदगी। ओके, एज अ कलाकार ये मेरी चॉइस है कि मैं मैम्बो अब नहीं करना चाहता हूं, मैं कुछ और करना चाहता हूं। बहुत सारे आपके कलाकार जो यहाँ हैं, रौनित, सब ने यही आपसे कहा है, ये हमारी एक एक्टिंग है, आप जर्नलिज्म से पॉडकास्टिंग पर आए हैं, आप इससे प्रोड्यूसर बनेंगे, आपके भी एस्पिरेशंस है, तो मेरे क्यों ना हो। बिल्कुल, आप करे तो ठीक, मैं करूँ तो नहीं ठीक, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आप प्रोड्यूसर हो, बहुत बड़े हो, आपने मुझे बोला विशाल बढ़िया फिल्म है, सुपर हिट रोल है, फॉर्मूला सेट है, डन, ओके, पैसे भी फाड़ के ले ले, सुपर्ब, ओके। लेकिन मैंने स्क्रिप्ट पढ़ ली और मैं आया कि सर थैंक्स, एक चांस यार दे दो, ये जो है बड़ा सा रोल ना, आई विल एक्सक्यूज माई सेल्फ, लेकिन यहां पर 4 सीन का एक रोल है, बहुत चैलेंजिंग है। ऑडियंस भी, मतलब आप देखिए फ्रॉम अ क्रिएटर पॉइंट ऑफ व्यू, कि ऑडियंस भी चौंक जाए अगर मैंने ये अच्छा कर दिया ना, और आप तो करवाओगे अच्छा मुझसे, और मैं मेरे में है टैलेंट, एक्सपीरियंस है, मैं कर लूंगा, मैं कमिट कर लूंगा, मैं मतलब 10 kg ऐड कर लूंगा अपने आप को, दाढ़ी गोगा लाऊंगा, टकला हो जाऊंगा, ये मुझे रोल करने दीजिए 4 सीन का, पैसे मत दीजिए। सॉरी, ये नहीं है, ये नहीं कहा मैंने, पैसे मैं हमेशा लेता हूं, क्योंकि काम के पैसे इज्जत से लेने चाहिए, पैसे कम दे दीजिए, कम दे दीजिए, 4 सीन का है, काम भी मुझे वो दे दीजिए सर, मुझे मौका मिलेगा दुनिया को दिखाने का, और आप जैसे बड़े प्लेटफॉर्म से अगर मुझे ये मौका मिल गया तो फिर बाकी के लोग वो रिस्क ले लेंगे मुझ पर। उस बड़े प्रोडक्शन हाउस ने ये बात ईगो से ले ली और उसके बाद मेरे साथ काम नहीं किया। अच्छा, चने पर चढ़ गया, चने के झाड़ पर, ओके। तो वो जहाँ है शायद वो सही है, मैं जहाँ हूँ मैं सही हूँ। मेरा अगला क्वेश्चन यही था आपसे, साइड इफेक्ट क्या हुआ उसका? एक यही प्रोजेक्ट गया या उसके कुछ और भी आपको? साइड इफेक्ट बहुत भयंकर था दोस्त, फॉलआउट्स के। तब मैंने रियलाइज किया कि प्योरिटी इज डिफरेंट फॉर पीपल, राइट। उनको जरूरत नहीं थी मेरे नाम पर वो फिल्म सेल नहीं होती है। फिल्म जो सेल होती है वो हम, अच्छा ये माने या ना माने, हीरो के नाम पर सेल होती है, राइट। दिस इज हाउ दे, अकॉर्डिंग टू मी, हाउ द फिल्म इंडस्ट्री वर्क्स इंटरनेशनली ऑल्सो। टॉम क्रूज, मिशन इम्पॉसिबल, करेक्ट, हाँ, या फिर अमित गुप्ता, मिशन इम्पॉसिबल, आप टॉम क्रूज को जानेंगे नहीं देखेंगे, ठीक है। हाँ, विशाल मल्होत्रा अलोंग विथ हिम वो है, लेकिन आपको इतना कोई लॉस नहीं लेना है, जो भी, नो प्रॉब्लम, ये आपकी सोच है एंड यू आर वेलकम टू इट। उसका फॉल आउट ये हुआ कि भयंकर, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आई वाज़न्ट प्रिपेयर्ड। मेरी प्रेपरेशन तब से शुरू हुई, जो इम्पैक्ट हुआ, लोगों को पर्सनली फोन उठाकर, जब जब पावरफुल लोग, अगर आप मीटिंग में, अगर आप पार्टी में हो और कोई बोले कि यार हर्ष यार बहुत अच्छा काम कर रहा है, और आप पावरफुल इंसान हो और आप बोलो कि कौन, क्या बात कर रहे, तो ठीक तो है, हाँ एक और जरा ड्रिंक देना, बस खत्म। बैंड बज गई यार दोस्त, 2 साल तक घर पे बैठा मैं, हाँ बैंड बज गई। मैं गया, मैं बोला कि यार सर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कर रहे हो, लेकिन मतलब मैं बोल नहीं सकता हूँ। तो बहुत यार, बहुत दर्द हुआ, बहुत बहुत, मैं डर गया था। तो अब चॉइसेस क्या रख रहे हो कि बोलूंगा मैं ऐसे ही, मना करूंगा? मैंने तब से वो मतलब कर ही दिया ना, अच्छा, कर ही दिया तब से। वो 10 साल का पीरियड वो था सर। ओके, खुद का बिजनेस स्टार्ट करो, खुद की कमाई करो, खुद को दूसरे तरह से फ्लफ करो, प्रोटेक्ट करो, कुशन करो, ताकि ऐसे जो झटके हैं ना वो कम लगे। हाँ, मेंटल डिस्टर्बेंस, डिप्रेशन,
सबसे पहले एक आर्टिस्ट ना अपने आप के अंदर देखता है कि मेरे में क्या कमी होगी। इतने सारे जो बच्चे हैं यहाँ पर जो ऑडिशंस के लिए रोज जाते हैं और उन्हें काम नहीं मिलता है ना, सबसे मैं जानता हूँ, मैं फिर से आप पॉज कीजिए इस क्वेश्चन के बारे में और अपने आप से बोलिए कि इज इट नॉट ट्रू कि आप सबसे पहले अपने आप को ब्लेम करते हो, मुझ में क्या कमी आ गई कि मुझे ये कैरेक्टर नहीं मिला। भाई आप में कोई कमी नहीं है दोस्त, इंस्टिंक्टिव चीज होती है। आज मैं डायरेक्टर हूं, प्रोड्यूसर हूं, मैं जानता हूं कि मेरे लिए 3 ऑप्शंस आ जाते हैं फाइनल कास्टिंग के, तो मैं आपको एक, इनफैक्ट ये मेरे लिए एक बहुत ही पॉजिटिव चीज था, इट हेल्पफुल टू मी आल्सो एज एन एक्टर। मैं इफ यू विद योर परमिशन प्लीज एज अ डायरेक्टर, ज्यादातर मेरा एक्सपीरियंस है कि एंड में वो जो 3 बंदे आते हैं या लेडीज या गर्ल्स या जो भी शॉर्टलिस्ट एक्टर्स हैं, उनका डिसीजन अब टैलेंट पर नहीं है या सिर्फ लुक्स पर नहीं है, एक फील पर होता है। फील पर क्योंकि 3 आ गए हैं ना, 100 लोगों ने ऑडिशन किया, 3 आ गए हैं, मतलब वो 3 कैरेक्टर में बिल्कुल परफेक्ट हैं, लुक बिल्कुल परफेक्ट है, टैलेंट बिल्कुल परफेक्ट है, बजट भी परफेक्ट है। लेकिन उन तीनों में से एक को क्यों मिलता है? क्योंकि यार ये है। अब चाहे वो उनका उस दिन का मूड हो या फिर वो बहुत क्लियर है कि यार ये तो है ही। हाँ। लेकिन ये आप पर नहीं है दोस्त। अगर आपने वो शॉर्टलिस्ट लिस्ट बनाई है ना, तो आपने अपना काम कर लिया है। आपने अगर शॉर्टलिस्ट नहीं की है तो भी आपकी मिस्टेक नहीं है, लेकिन वो एक इंडिकेशन होता है कि आपके टैलेंट ने बात कर ली कि आप शॉर्टलिस्ट में तो पहुंच गए। लेकिन उसके बाद अगर आपको नहीं, डोंट बीट योरसेल्फ अप बिकॉज यू हैव नॉट लॉस्ट द रोल बिकॉज ऑफ योर टैलेंट और लुक और एनीथिंग की विच यू हैव कंट्रोल ओवर। कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, अब कंट्रोल जाता है इंस्टिंक्ट पर। दैट्स इट। आप प्रोड्यूसर भी हैं और आपने जैसे कि कहा कि मेकर्स की जो चॉइसेस आपने बताई, मुझे ये समझाइए कि क्या जब टाइपकास्ट की बात आती है तो क्या वो रिस्क लेने की जो एबिलिटी है वो कम है कि यार ये इसमें तो ये अच्छा लगता है, इससे ऐसे ही करवाते, पता नहीं ये कैसे करेगा नहीं करेगा। एज अ प्रोड्यूसर आपका क्या अप्रोच रहता है और क्या अप्रोच में चेंजेस आने चाहिए? वेल आइडियली सिचुएशन तो ये है कि सबको अपने टैलेंट पर काम मिलना चाहिए, ना तो जिस फैमिली से वो बिलोंग करते हैं या जो अलग फैक्टर्स। प्योरिटी क्या है कि आप, लेकिन बिजनेस ऐसा नहीं चलता है। देखिए ये एक बिजनेस है। जब मैं कहता था ना रूल्स समझिए गेम का, रूल्स इस गेम के हैं कि आप समझ रहे नहीं हो कि ये इमोशनल आर्ट नहीं है, सिर्फ वो है, लेकिन ये बिजनेस है दोस्त। आज भी हर लौंडा हर भेलपूरी वाला जानता है कि फर्स्ट डे का कलेक्शंस क्या है। कोई पूछता है कितना अच्छा काम किया है? नहीं, पहले दिन का कलेक्शन क्या है? सो ये बिजनेस है। उस तौर से अगर आप देखें, हाँ मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि बॉस बैलेंस रखिए। मैं आज भी कह रहा हूं, मे बी बिकॉज ये मेरी पर्सनल बात है, कि उस दिन अगर वो प्रोड्यूसर ने मुझे वो 4 रोल्स दे देते तो उसका कोई नुकसान नहीं होता, इनफैक्ट उसका फायदा होता, क्योंकि ये एक सेलिंग पॉइंट हो जाती। क्योंकि उस वक्त जो मैं रोल्स कर रहा था, लोग लुकिंग फॉरवर्ड टू सी इट। अरे बॉस ये कर रहा है, ये टॉकिंग पॉइंट हो जाती थी। आजकल इस एपिसोड से आप शॉर्ट्स निकालोगे, रील्स निकालोगे, क्लिक बेट्स निकालोगे, वो एक हो सकता था। करेक्ट है। उस बैलेंस में वो गलत थे, मैं सही था। मेरी सोच है। सोच में फर्क आया है, मतलब ये जो आपने अब क्या है, आ गया है। लेकिन अब आप देखिए ओटीटी में कौन सबसे लीडिंग पर्सनालिटीज कौन है, कहां से आए? सारे थिएटर और बिल्कुल नहीं सर। वो हो रहा था जैसे टेलीविजन में भी हो रहा था, बुनियाद, हम लोग और बहुत सारे शोज थिएटर से आते थे, ओरिजिनल टैलेंट आते थे। लेकिन ये नेसेसरीली नहीं था कि उस वक्त अगर राजेश खन्ना सर टॉप में है और अगर उनकी फिल्म्स नहीं चल रही है तो फिर वो टेलीविजन में वो आए थे, तो वो करप्शन आ गया, ना। लेकिन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, और आज भी, आई हैव टू गिव क्रेडिट टू एकता कपूर, टू बालाजी, टू क्रिएट। हम उसे किसी भी पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं। लोग उसे रिग्रेसिव बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, लेकिन आज भी लोग देख रहे हैं ना। उसमें कोई फिल्म्स के स्टार्स नहीं आ रहे हैं ना। तो आपने क्या किया? आपने एक प्योर फॉर्म को एक प्लेटफॉर्म से दूसरा आपने डाला और सोचा कि वाह, ओके, करप्ट हो गया, नहीं चला। एक भी बड़ा स्टार फिल्म से टेलीविजन में, ओटीटी के बारे में, टेलीविजन में आया, वो शो कभी हिट हुआ है?
एज कंपेयर टू सास भी कभी बहू थी। आप वो ले लीजिए, सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, ये सारे जो है वो डेली सोप्स में नंबर 1 है ना, चाहे आप उसे पसंद करते हो ना करते, फैक्ट है ना। बीट किया नहीं। बिजनेस के तौर से भी देखिए तो जो मनीज उन्होंने स्पेंड किया उस एक्टर को देने के लिए या एक्ट्रेस को देने के लिए, और वो जो प्रोजेक्ट बना वो 100 रुपए का बना। ये तो 10 रुपए में बन रहा है और 15 रुपए बना रहा है, वो तो 100 रुपए में बन रहा है और 101 रुपए बना रहा है। ठीक है। नंबर 2, फिर आया ओटीटी। जब शुरुआत हुई, सब जैसे कि आपने कहा, पंकज सर, मैं कितने नाम लूं आपके लिए, ऑब्वियस सी बात है, सबको काम मिला, सबको सुपरस्टारडम मिली। लेकिन अब क्या हो रहा है? लीडिंग मैन और लीडिंग वुमन कौन है ओटीटी में? अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो कौन आप लोगे? नाम मत लीजिए, इशारा समझ लीजिए। ओके। एड फिल्म्स की बात लीजिए। एड फिल्म्स में पहले एक्टर्स को लिया जाता था, अगर आप एक इमोशन बेस्ड एक्टिंग बेस्ड 30 सेकंड्स में ऐड करना था, प्रहलाद कक्कर सर, ये सारे जो लोग हैं, एक्टर्स, कैरेक्टर्स निकलते थे, राइट? फिर क्या हुआ? क्रिकेटर्स और एक्टर्स आने लगे। तो ये एक बिजनेस है सर। आपने भी तो एक ब्रांड को होल्ड किया था 6 साल तक। मैंने एक्चुअली, मैं आप जानता हूँ कि हार्पर की बात कर रहे हो, वेरी प्राउडली, लेकिन 3 साल तक मैंने स्प्राइट भी होल्ड किया था, क्लोजअप, ब्रिटानिया, डाबर, राइट राइट। लेकिन वो अलग आपका वो एक इमेज क्रिएट कर गया और वो सबके ध्यान में रह गया। जैसे मैंने हार्पिक की बात की, हाँ। कि वो चिपक के रह गया, सारे ये सारे, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर वो जो आपने चीज़ कही कि स्टार्स का जो आते गए और वो चीज़ों को। आज शाहरुख खान जी है ब्रांड एम्बेसडर हार्पिक की, मैं था मैं ये कह रहा हूं कि हार्पिक की बहुत प्यारी कहानी है, मैं आपको बताता हूं। हार्पिक के लोग ने जब मुझे बहुत ही इज्जत से अप्रोच किया, तो ऑब्वियसली सब की तरह मेरा भी थॉट था कि इट्स अ टॉयलेट ब्रांड, मेरे इमेज में कैसे होगा। ओके, ये एक बात है। तो वो एक प्रोसेस था, पैसे एक दूसरा प्रोसेस था। हाँ, मैं ये कभी नहीं बोलता हूँ बॉस, और मैं कभी नहीं बोलूंगा, ये सूडो होते हैं ना, जो फाइनेंशियल सूडोज होते हैं, पैसे अहमियत नहीं रखती है बॉस, पैसे अहमियत रखती है। बहुत लोग कहते हैं, और ये सच बात है, कि अगर आप डिप्रेस्ड हो और जिंदगी में बुरे वक्त से गुजर रहे हो, तो मर्सिडीज के पीछे वाली सीट में वो बेहतर होता है यू नो। तो पैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, बट बैलेंस होना चाहिए। बट कमिंग बैक टू हार्पिक की कहानी, बिगेस्ट रीजन फॉर मी टू टेक ऑन हार्पिक इज क्योंकि जब तक मैंने हार्पिक किया था, मैं मैम्बो था, अबे मैम्बो, मैं वेताल था, मैं जॉन था हिप्पोपोरे से, मैं बहुत सारे कैरेक्टर्स था। लेकिन जब से मैंने हार्पिक स्टार्ट किया तो मैं बन गया विशाल। क्यों? एड का स्क्रिप्ट क्या है? टिंग टोंग, अरे विशाल, डन, मेरा काम हो गया। मेरा सबसे बिगेस्ट रीजन टू वेरी रिस्पेक्टफुली टेक ऑन द ऑफर फ्रॉम एन अमेजिंग ब्रांड लाइक हार्पिक, ताकि विशाल का नाम जो है वो नाम बन जाए। ब्रांडिंग, सोचिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट है। आज मुझे नाम से जानते हैं और मुझे मैम्बो से भी जानते हैं, तो आई एम ओनली ब्लेस्ड टू हैव दिस। आज अगर हार्पिक एक बड़ा ब्रांड नहीं होता तो शाहरुख खान सर क्यों होते हार्पिक के ब्रांड एम्बेसडर? इट्स द बिगेस्ट ब्रांड, 99% ऑफ द मार्केट इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड, 99%। पैसे अच्छे मिले थे? बहुत, फाड़ के घर खरीद लिया बांद्रा में और क्या खरीदा? सबसे महंगी इलेक्ट्रिक साइकिल। मेरे पास गाड़ी नहीं है जी, आज भी मैं उबर से आया हूँ, थैंक यू समीर भाई। हाँ, नहीं, क्योंकि पागलपंदी है यार, लग्जरी गाड़ी खरीदना मुंबई जैसे शहर में, ये मेरा पर्सपेक्टिव है बॉस। पहले तो इतना पैसा आप ब्लॉक कर लो यार। वो कितने की आती है आजकल गाड़ी? एक नंबर दो, जोर से दो, कितने ने? चलो महंगी गाड़ी, 60 लाख, हाँ 70 लाख, मतलब ऑडी BMW Yes. 70-80 लाख में। बॉस आपने इंटरेस्ट पे डाल दिया, ओके, आपको 10% मिल जाए, चलो कहीं से भी 8% मिल जाए, तो आपने मतलब 70 लाख पर आपको कितना मिल गया? 70,000 हर महीने। 8% के हिसाब से तो और कम होगा। हाँ, तो मतलब हर महीने आपको बैठे बैठे 70-80,000 रुपीज़ मिल रहा है। हाँ, तो मैं क्यों ब्लॉक करूँ? अब मैं उबर लेता हूँ, नहीं तो मेरे पास एक इलेक्ट्रिक साइकिल है,
हीरो की साइकिल है, और वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है जी दोस्त। जब मैं चाहूँ मैं साइकिल कर लूँ, जब मैं चाहूँ मैं इलेक्ट्रिक कर लूँ, बहुत मज़ा आता है। थोड़ा सेफ नहीं है, बहुत मज़ा आता है। बट वो और मेरी वाइफ के पास एक गाड़ी है, ओके, विच गोज टू स्कूल एंड टेक्स केयर ऑफ देम। बस यार, जितना आप सिंपल रहोगे, जितना आप सिंपल, ये मेरी फिलॉसफी है, बेटर होगा। उससे इंप्रेशन पे फर्क नहीं पड़ता? सेट पे जा रहे हैं, महंगी गाड़ियों से कुछ उतर रहे हैं, इंप्रेशन में फ़र्क हुआ? मैं यहाँ पर उबर में आया हूँ। इस महंगी गाड़ियों से जब आप दरवाज़ा खोल के उतरते हो तो एक इंप्रेशन नहीं जाता यार इसको तो फीस ज़्यादा देनी पड़ेगी, या ऐसा एक होता है ना, एक नरेशन आता है? बिल्कुल नहीं सर, ये मिथ है। पहले तो आजकल जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो आपके लिए दरवाजे पर नहीं खड़े होते, तो उन्हें मालूम भी नहीं आप कौन से गाड़ी से आ रहे हैं है ना? कौन सा प्रोड्यूसर बॉस नीचे आता है, दरवाजा खोलता है आपके? क्योंकि ये हमने सुना है कि महंगी गाड़ी से जाओ तो बकवास है सर। और अगर ऐसे लोगों के साथ आपको अपनी जिंदगी बितानी है तो आपके लिए गुड लक भाई। मैं वही बोल रहा हूँ कि बॉस, आप जो भी गाड़ी खरीद लो, जो भी बैग खरीद लो, जो भी कपड़े पहन लो, एवरीबडी हैप्पी फॉर देयर ओन। लेकिन यार तभी करो जब आप अफोर्ड कर सको, और जब आपको इससे खुशी मिल रही है। विशाल, आप ना आज बहुत सारे मिथ तोड़ रहे हैं। ये जो है ना आते हैं, जो जैसे हमने बात यार मैं यहाँ पर कोई ब्रेकिंग न्यूज करने नहीं आया, ब्रेकिंग नहीं है, लेकिन मैं बस एक लाइन लगा रहा हूँ, जो सिंपल मेरा एक बेस लाइन है बॉस। ये मेरे ओपिनियंस हैं, ये मेरी सिंप्लिसिटी है जिंदगी में। बस ईगो में मत रहो। अगर आपको आर्टिस्ट बनना है तो फाइनेंशियली और मेंटली अपने आप को बैक करो, और मेहनत ऐसे फाड़ के करो। और जब नहीं करना है तो अपने आप को इतना बुलंद बनाओ कि आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं हो। बहुत सिंपल है दोस्त। आप भटक जाते हो, मुझे लग्जरी गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए। बॉस 20 साल तो आप लगाओगे उसमें, हर महीने 70,000 80,000 का कितना होता है यार EMI? इतना सारा पैसा यार, उससे आप क्या क्या कर सकते हो यार। आज की महंगाई में भी, बंबई जैसे शहर में भी 80,000 90,000 हर महीने अगर कोई आपको दे दे तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं? ठीक, मुझे भाई ये बताइए, आप आमिर खान के नेबर थे? हाँ हाँ सलमान, मरीना अपार्टमेंट्स में, मेट्रोपॉलिटन बिल्डिंग। ओके, क्या था वो गैंग वॉर? वो क्या टाइम पास गैंग? टाइम पास? बच्चा था यार, चड्डी में था। हाँ, आमिर खान सर जो है वो मेरे बिल्डिंग के बाजू वाले बिल्डिंग मरीना अपार्टमेंट में रहते हैं। मैं मेट्रोपॉलिटन में रहता था। वो मेरे पेरेंट्स का घर था। अब मैं वहाँ नहीं रहता हूँ। मैंने आपसे कहा था मेरी पहली कमाई से मैं बेदखल हो गया। थैंक यू। बट पॉइंट ये है कि वो बड़े भैया थे, राइट? और राख से भी पहले हम सब क्रिकेट खेलते थे, बच्चे थे हम सब, मतलब एक मोहल्ला होता था, बस वही था। फैजल बहुत प्यारे हैं। अब पता नहीं उनका क्या परसेप्शन दुनिया के सामने वो खुद कर रहे हैं, वो उनकी कहानी है, राइट? बट सब बहुत अच्छे थे। केवल करके एक लड़का था, बहुत सारे, फरहत उनकी बहन, सब बहुत मज़ा करते थे। और मैं बच्चा था उन सब के बीच में। मुझे याद है कि कयामत से कयामत के वक्त हम उनके साथ जाते थे और पोस्टर, रिक्शा वाले प्लीज भैया प्लीज़ लगाने दो यहाँ पर रिक्शा के पीछे, मिठी बाई स्कूल के पास हमने एक मारुति वैन हायर की थी और हम जाकर पोस्टर चिपकाते थे और बहुत मज़ा आता था। वो प्योरिटी थी दोस्त। अरे बड़े भैया आ रहे हैं, करो। स्मॉल टाउन एक फील था। टाइम पास गैंग था हमारा। हमारे पास बकायदा एक शर्ट हुआ करता था जिसमें फरहत, उनकी जो बहन है वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, पीछे वो लिखती थी टाइम पास गैंग, पिंक में, अगर आपको मिल जाए कहीं पर। बहुत स्मार्ट था। और ऑफ कोर्स वो तो खूबसूरत है ही, तो सारी लड़कियां उन पर फिदा थी। तो बहुत लोग आते थे हमारे टाइम पास फेयर के लिए और बहुत मज़ा आता था। और तब से लेकर आज तक वेर इन टच समहाउ द अदर। इतना नहीं, मैं उन्हें अपना दोस्त नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं झूठ नहीं कहूँगा कि हमारे आना जाना है, नहीं, मेरे फैमिली का उनसे और उनके फैमिली से आना जाना है। और जब भी हमारी मुलाकात होती है तो बहुत ही प्यार से होती है और बहुत ही अच्छे तरह से होती है। लेकिन मैंने कभी उनसे काम के लिए नहीं पूछा है। मैंने उनसे कभी, पूछना चाहिए, ये गलत किया मैंने पूछना चाहिए कि आमिर भाई मुझे ये काम चाहिए मुझे, लेकिन किसी रीज़न से मैंने पूछा नहीं है। तो ये हमारा रिलेशनशिप है। लास्ट उनसे मुलाकात हुई थी उनकी बेटी की शादी पर। अच्छा, गए थे आप? जी, मैंने पोस्ट भी किया। ओके, मैंने, हाँ, वहाँ पर उन्होंने मुझे शिखर धवन से मिलाया और मैं शिखर का बहुत बड़ा फैन था, तो वो भी मैंने पोस्ट किया। अच्छा, वो शादी में भी हमने देखा ना, काफी इंटरेस्टिंग था जिस तरह से दूल्हे ने एंट्री की थी। आपने देखे थे वीडियो? नहीं देखे थे? नहीं। अच्छा, वो वर्कआउट करते हुए बहुत ही डिफरेंट बारात आई थी, अगर आप देखिएगा। हाँ, अच्छा, हाँ, वो जॉगिंग करते हुए। हाँ।
मैंने ध्यान नहीं दिया Okay. बट हाँ ठीक है उनका है यार उनकी सोच है। आमिर की बात है, या फिर आपने शाहरुख के साथ काम किया, आपने सलमान के हाँ साथ किया। सलमान भाई के साथ मगर मजेदार। तीनों खानों की अगर बात करूं, अगर जैसे, हाँ वो तो है, बट मैं ये समझना चाहता हूँ, ये इतने लंबे टाइम से नंबर 1 नंबर 2 वॉट जो भी करे, लेकिन एक पोजीशन पे अपने आप को मेंटेन करके रहे, क्या क्वालिटीज़ आपको समझ में आती है इनकी, आपने उनके साथ काम किया, अगर समझा पाए, जैसे हमने इतनी सारी बातें की आर्टिस्ट को लेकर, तो क्या क्वालिटीज़ आपको दिखती है कि वो उनका अप्रोच क्या होता है टूवर्ड्स वर्क, या क्या एक्स फैक्टर है जो आप बता पाएँ कि वो उन्हें उस पोजीशन पे रखता है? ओके मेरा पर्सनल पोजीशनिंग ये है। लेट्स स्टार्ट विद शाहरुख सर। शाहरुख सर के साथ मैंने काम किया एज एन एक्टर एंड ऑल्सो वर्कड फॉर हिज प्रमोशन ऑफ लॉट ऑफ फिल्म्स एज अ एंकर, राइट। शाहरुख सर के साथ ये मेरा पहला एक्सपीरियंस, मैं बता दूं उनके साथ क्या था। तो मैं उनसे मिला था फ्लीटिंगली, लेकिन पहली बार जब प्रॉपरली बैठ के हमने बात की वो थी, मैंने एक फिल्म की थी जिसका नाम था किस्मत कनेक्शन। उसके सूत्रधार वो थे, राइट। और अजीज मिर्जा सर डायरेक्टर थे, और अजीज मिर्जा सर और शाहरुख खान और जूही चावला की कंपनी थी। शंकर एहसान लॉय का एक स्टूडियो है जो है बांद्रा में, वहां पर हम डबिंग कर रहे थे, मेरी डबिंग चल रही थी और शाहरुख सर आ रहे थे वो सूत्रधार का डायलॉग बोलने के लिए। ओके, ठीक है, तो जब वो आ रहे थे तो मेरी डबिंग हो गई थी। तो जब वो आए, उनका एक ऑरा है ऑफ कोर्स, अब वो आए। अब शंकर एहसान लॉय जी के स्टूडियो में एक आउट कोर्टयार्ड, एक छोटा सा एरिया है, बिल्कुल जितना ये एरिया ना उतना ही है, जहाँ पर लोग बाहर बैठते हैं ओपन एयर में, यू नो, टू सिट डाउन। तो वो आए, वो बैठे जहाँ आप बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, अजीज मिर्जा यहाँ खैर बैठे और हरून उनके बैठे, अजीज मिर्जा सर के बैठे, हम सब 4 बैठे। अब मुझे 30 सेकंड लगे, मुझे नहीं, उन्हें 30 सेकंड लगे मुझे ऐसा महसूस करवाने के लिए कि मैं तो उन्हें सालों से जानता हूं। सिर्फ यही नहीं, मुझे ऐसा भी महसूस करवाया कि वाह मैं क्या चीज हूं, कि सुपरस्टार वो नहीं, मैं हूं। अच्छा, वो आपके काम के बारे में जानते थे? हाँ हाँ हाँ, वेरी नाइस। इतना तो है बॉस, अरे कम ऑन यार। नहीं नहीं, टूवर्ड्स अभी क्या बात कर रहे हो? हमें हर्ष बोले और शाहरुख बोले, तारीफ में फर्क तो आएगा ना? क्यों आएगा, मेरे लिए नहीं आएगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ऑफ कोर्स आएगा। ये कि नहीं यार मेरे लिए नहीं है वो, मैं वैसा नहीं हूं। इनफैक्ट आप जब मुझ में अगर तारीफ करो ना तो मुझे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मे बी दैट पर्सन इज बीइंग प्रिटेंशियस, उनके प्रिटेंस होने के चांसेस आपसे ज्यादा है, ये मेरी सोच है। पर कहानी ये है कि हाँ, हम कहानी पे आते हैं। बैठे उन्होंने बहुत कूल। नेक्स्ट इंस्टेंस, रितेश देशमुख की बर्थडे पार्टी थी। उस वक्त शाहरुख खान और सलमान खान के बीच में वो लड़ाई चल रही थी। उसी पार्टी में सलमान सर है, एक कोने में शाहरुख सर है। तो मैं उधर खड़ा हुआ हूँ बीच में, सब मिलकर, सब दोस्त हैं, सब बातचीत कर रहे हैं। सलमान अचानक हुआ है, सब चुप कि क्या रिएक्शन होगा। ठीक है, वो उनसे बात नहीं की उस वक्त, वो बकायदा मेरे पास आए, बकायदा, और क्या, लुकिंग सो गुड बड़ी, फैंटास्टिक यार, एंड यू डिड अ ग्रेट। क्योंकि उस दिन सुबह उनके डॉन 2 के प्रमोशन के लिए मैं इन्वॉल्व था। ओके, राइट, नहीं हैप्पी न्यू ईयर फिल्म थी जिसमें मैं पार्ट था, तो हमने शूटिंग की थी, कुछ ऐसा था, और हमने उसी सुबह साथ में काम किया था। और उन्होंने कहा कि यार यू डिड अ ग्रेट जॉब यार, एंड थैंक्स फॉर द क्यूज। हाँ, एक क्यू था, अरे बाय द वे वो एक और, सॉरी हम शेयर कर, वो माय माइंड गॉट ब्लोन। इस पॉइंट का क्लोजर ये है कि शाहरुख सर मेक्स एवरीबडी फील थिंग, और वो दिल से करते हैं, मतलब ही फील्स इट, तो वो बहुत आपको एहसास करा, सबको है कहेंगे आपको। बट एक दूसरी इंस्टेंस थी, हैप्पी न्यू ईयर की शूटिंग चल रही थी। वो इंटरवल का सीन होता है ना, जब वो एक डायलॉग बोलते हैं स्क्रीन पर, राइट। सिर्फ उनका क्लोज है, ट्रॉली शॉट है। ट्रॉली शॉट का मतलब है धीरे 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 उनके तरफ जा रहा है। अब देखिए सर, ये सलमान भाई के बारे में भी ट्रू है, लेकिन शाहरुख खान ओके एक डायलॉग बोल रहे हैं, इतना शॉट है और इतना हो रहा है, ऐसे खड़े हैं, मतलब उनका नीचे का तो मतलब खड़े हैं। मैं उन्हें यहां पर मॉनिटर में देख रहा हूं, यहां पर मॉनिटर में देख रहा हूं, और यहां ओरिजिनल वो है, और मैं कैमरा के पीछे उन्हें क्यूज दे रहा हूं। वो क्यूज मेरे नहीं थे, वो आई थिंक दीपिका के थे, लेकिन वो नहीं थे। तो उन्होंने बोला विशाल, फारा ने कहा विशाल तू दे दे, ओके, तो मैंने दे दे। अब जो मैं रियल में देख रहा हूं वो तो है ही वो तो शाहरुख खान है, ठीक है, उनसे नजर नहीं निकल रही है, लेकिन बाय मिस्टेक मैंने मॉनिटर में देखा हर्ष भाई,
ओ यार वो तो कुछ और ही था। अब वो तो है ही, और मैं ऐसे फुलारा नहीं हूं, वो है ही। आप शाहरुख खान को मिलेंगे जिंदगी में तो आप देखोगे वो है। Right. लेकिन अब जब मैंने मॉनिटर में देखा, और वो मॉनिटर पिक्सेलेटेड होता है, जो आप फाइनली फिल्म में देखते हो ना, उसमें एडिटिंग होती है, कलरिंग होती है, मास्टरिंग होती है, तो बहुत बेटर हो जाता है। ये मॉनिटर में नॉर्मल होता है, लेकिन वो जो था ये नॉर्मल लग रहे थे। ये पॉइंट है कि एक स्टार के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है कि वो कैमरा से गाना गवाते हैं। गाना गवाते हैं। हाँ, कैमरा को आपसे प्यार हो जाता है। ये है एक वन ऑफ द ट्रेट्स ऑफ एन एक्टर। आपकी सबसे बड़ी जो रोमांस है वो आपकी हीरोइन नहीं है, ये लेंस है। अगर आप इसे समझ गए ना, आ हा, जो मौज और मस्ती आती है। और कभी कभी होता है मेरे साथ कि जो रोमांस मैं लेंस के साथ कर रहा हूं, मतलब वो कहते हैं ना कि आपका लुक यहाँ है और वो कोना, सर आप तो देखोगे ना कि आपका लुक कहाँ है, और जब सिनेमा का वो होता है लेंस का, तो ये इस कोने में देखिए, तो ऐसा लग रहा है कि आप एक खूबसूरत लड़की के कमर को देख रहे हो। वो ये जो मोहब्बत होती है ना, अगर आप एज एन एक्टर, और शाहरुख खान जी एनीवेज हैं, लेकिन फिल्म पर जब आप उन्हें देखते हो तो लाज लाइफ। ये आपका परसेप्शन है जो आपने इतनी खूबसूरती से बताया। सब चीज जो है डिस्क्लेमर, जो मैं सब कुछ बोल रहा हूं मेरा परसेप्शन है और मेरी सोच है। मैं किसी पर ठोस नहीं डाल रहा हूं, ये फैक्ट चेक्ड नहीं है, लेकिन ये मैं हूं, ये मेरी कहानी है, ये मेरे थॉट्स है। ओके विशाल, आपने बहुत इंटरेस्टिंग जिक्र किया और मैं इसमें कोई बहुत मसाला नहीं ढूंढना चाहता, बस मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ। ढूंढे नहीं, जैसे आपने कहा कि पार्टी में जब सलमान और शाहरुख थे, तो मुझे उस माहौल के बारे में बताइए, क्योंकि सबको पता था कि बीच में थोड़ा टसल है, लेकिन एज अ गेस्ट जब वहाँ पे बैठे थे तो वो क्या वो चीज़ें महसूस कर पाते थे, और या वो दोनों ही मिलकर आप लोगों को कभी ऐसी फीलिंग नहीं आने देते थे कि हमारे बीच में कुछ है? अगर फूफा और चाचा के बीच में एक घर में अगर एक पार्टी हो और आप वहां पर हो और सब जानते हैं कि इनके बीच में कुछ हो रहा है, तनाव होगा एज अ गेस्ट। बिल्कुल, थोड़ा सा ज्यादा जो भी, करेक्ट। तो ये नॉर्मल सी बात है। ओके। अब वन थिंग आई नो फैक्चुअली, कि ना तो सलमान सर ना तो शाहरुख सर ने कभी भी एक दूसरे के बारे में कुछ बुरा कहा, और जब कोई किसी ने भी उन्हें फुगाने के लिए या जो भी रीजन के लिए किसी एक दूसरे के बारे में बुरा कहने की कोशिश की, तो सबसे पहले उन दोनों ने शट अप, गेट आउट ऑफ इट। दिस इज मैच्योरिटी विच आई फाउंड अमेजिंग बिटवीन देम। मैंने आई कांट गो इनटू डिटेल्स, लेकिन उस माहौल में मैंने देखा कि यार एक कैंप में फुगा रहे हैं, फिर वो कैंप में दूसरा फुगा रहे हैं, ये, बट यार देयर इज अ रीजन दैट दे आर सिक्योर इन देयर पोजीशंस। आपने कहा ना इतने साल गुजर गए, वो क्यों है? वो है यार दोस्त। करेक्ट। और उसमें मैं एक पॉइंट छोड़ रहा हूँ, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और बहुत सारे लोग, लेकिन आपने इन तीनों के बारे में, क्या वो सिर्फ एक्टर्स हैं एज प्रोफेशनल्स? डाइवर्सिफाई दोस्त, फाइनेंशियली स्ट्रांग करो अपने आप को, बहुत ज़रूरी है। बड़े से बड़े लोग करते हैं, इनफैक्ट लोअर लेवल से हमें शुरू करना चाहिए। बस मैंने ये ऐड कर दिया बिकॉज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हमने आमिर की बात में, आमिर के बारे में सुना, शाहरुख के बारे में सुना, सलमान का रह गया, उनका कोई एक्सपीरियंस? सलामे इश्क। ओके, ऑलराइट। एक फिल्म थी निखिल अडवाणी की जो मैं कर रहा था, उसमें ट्रेलर था, शायद आप लोगों ने देखा है, जहाँ पर सलमान खान ब्लैक सूट में है और वो क्लोजअप में ऐसे आ रहे हैं, ओके, और वो कह रहे हैं सलाम इश्क मेरी जान ज़रा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की ज़रा सी भूल कर लो। ये मैंने तो काफ़ी अच्छा कहा है, लेकिन अब आप सोचिए, अच्छा ये माहौल बन गया है, शूटिंग चल रही है, महबूब स्टूडियो बांद्रा है, बारिश का मौसम है, ये प्रोमो शूट करना है। अचानक एक फील आती है, अरे सलमान भाई आने वाले, सलमान भाई आने वाले। ये हो जाता है, मतलब लोग क्रिएट करते हैं यार, बहुत ही, सलमान भाई आ रहे हैं। तो मेरा शूट चल रहा है, तो सब रोक दो, सब तो क्यों, सलमान भाई आ रहे हैं, वो 10 मिनट में आएंगे बस उनके लिए। आ रहे हैं, ऐसे 1 घंटा गुजर गया, आए वो गंजी में, शॉर्ट्स में लुकिंग सुपर्ब यार, आई मीन कुदरत ने दिया है। आप सलीम सर को देखिए, सो गुड लुकिंग, अरबाज को देखिए, गुड लुकिंग फैमिली।
तो गंजी, ब्लैक शॉर्ट्स एंड नो मेकअप नथिंग, जस्ट ऐसे आए। बुरे आफ्टरनून निखिल, तो सही है बोला, ओके। इन द मीन टाइम कोई आ रहा है, बस कुछ छू रहा है बाल को, और जैसे पफ मारते हैं ना, सिर्फ वो पफ मारा, कमान है, राइट। और सब दोस्त हैं क्योंकि सालों से उनके साथ हैं, ठीक है। अच्छा, स्टाइलिस्ट आते हैं, एक मलमल का ब्लैक जैकेट, उनके ऊपर गंजी वही है, शॉर्ट्स वही, बस ये आ गया, ओके। तो अजीब लग रहा है यार, व्हेन यू आर सीइंग ब्यूटीफुल लवली जैकेट, गंजी शॉर्ट्स, ये क्या है? शॉर्ट है, वही ट्रॉली, अब देखोगे, आई होप यू कैन फाइंड दिस। अच्छा निखिल रेडी, या एवरीवन रेडी, साइलेंस, ओके, रोल, एक्शन। कुछ नहीं हुआ, प्यार कर रहे हैं, बाद में मुझे समझ आया, कैमरा से प्यार कर रहे हैं। अब मैंने 3 सेकंड के लिए मैं चुप रहा, थोड़ा ऑकवर्ड हो गया ना कि क्या हो रहा है, चैलेंज चेंज करूं क्या? सब अचानक, सलाम इश्क, मेरी जान, जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। कट। द रिजल्ट, फर्स्ट प्रोमो ऑफ द बिगेस्ट फिल्म ऑफ दैट टाइम, सलाम इश्क। चड्डी पहन रहे थे नीचे, बनियान थी अंदर, जैकेट टाक। लोग समझते हैं कि सलमान भाई बहुत फ्रिवलेस हैं, ठीक है, पर दैट मैन इज, जो लोग नहीं जानते हैं उनके बारे में, जो मैंने देखा, ये मेरे पर्सनल, व्हाट अ मेमोरी, व्हाट अ नाइस पर्सन। गलतियां सबसे होती है, बट ओवरऑल एज अ ह्यूमन बीइंग you have a soul which you can't change. Right. Lovely person and very intelligent. And what an actor, yeah. सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, उनके लिए सबसे इजी चीज थी to get stuck in the trap of being सलमान खान, शाहरुख खान. And they are stuck in that trap. आज शाहरुख खान को शाहरुख खान ही कराओ, लेकिन इतने साल भाई, इट्स इनक्रेडिबल। ये अलग है ना, ये कुछ और चीज है, ये और चीज है, ये कुछ और चीज है। हम एक शो कर रहे थे, सिनेस्टार की खोज, जो मैं होस्ट कर रहा था, सलमान भाई आते, फिर से वही शॉर्ट्स और टी शर्ट में, जैकलिन भी थी, जैकलिन के साथ फिल्म की थी मैंने, वी ऑल न्यू ईच अदर इन दैट सेंस, बट विद सलमान भाई आई हैव केप्ट अ थिंग कि डोंट बी ओवर्ट फ्रेंडली। जब वो आए तो फिर ओके, बट डोंट गो, नहीं बिल्कुल नहीं, वो एक रिस्पेक्ट है सबके लिए। तो वो खुद आए, और उस वक्त मैं हापे का बैंड में ऐसे रहता था, अच्छा अरे अच्छा बहुत कर रहे हो यार, लेकिन देन ही सेड बट आई गेट इट। टांग खींचे वगैरह करते हैं? हाँ बहुत, लेकिन उनसे ज्यादा तो टांग खींचने के गुरुजी हैं अजय देवगन। अच्छा, काल फिल्म कर रहे थे, तो विवेक ओबरॉय की, तो बहुत उन्होंने टांग खींची, उफ, इट वाज क्रेजी यार, क्रेजी। हाँ, क्योंकि वो हम देखते रहते हैं ना कि बहुत सारे इसमें कपिल के शो में या कहीं भी आते हैं, बोलते हैं सबसे ज्यादा मस्ती ये और अभिषेक एंड ऑल जो थे। नहीं, सब बच्चे हैं। हाँ, अजय देवगन इज द ओजी ऑफ प्रैंक्स, स्ट्रेट फेस में। और अगर आप पूछना भी चाहो कि पिघल गए। व्हाट अ फाइन एक्टर यार। गंगा जल, माय ऑल टाइम फेवरेट फिल्म। क्या फिल्म है, प्रकाश झा सर, अगर आप देख रहे हो प्लीज मुझे कास्ट कर लो भाई, आप भी भोपाल के हो, मैं भी भोपाल का हूँ यार, प्लीज। हम भोपाली, हम भोपाली हैं हम यहाँ। मुझे ये बताइए कि आपने काफ़ी लोगों के साथ काम किया, एक्सपीरियंसेस आपके सब कुछ, यस, सबके साथ अच्छे रहे। आप रितेश और इमरान जो है उनको काफ़ी अपने क्लोज बडी में काउंट करते, क्या मैच करता है आप लोग के बीच में, ऐसे क्या वाइब है जो आपको लगता है कि इनके साथ? पता नहीं यार, इतनी अच्छी वाइब हमारी हो रही है, कोई रीज़न होता नहीं है कभी कभी, लेकिन हाँ इन लोगों से एक प्योरिटी आती है कि यार कि एक, चाहे हम अपनी ज़िंदगी में, अपने मुकाम में, एज पीपल, एज पर्सनल लाइफ और एज करियर, कौन से भी मुकाम में, कोई ऊंचा हो कोई नीचा हो, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हम नीचा नहीं दिखाते एक दूसरे को, राइट, एक ही लेवल है। कोविड के वक्त जब लॉकडाउन था तो इमरान और मैं प्रीटी मच हर रोज 6 बजे उठकर साइकिलिंग के लिए जाते थे। रितेश को मैं जब भी फोन करूं वो बहुत ही वी ऑलवेज मीट। हमारी दोस्ती हुई एक फिल्म में जिसका नाम था जाने कहाँ से आई है, फिल्म डिडंट वर्क, बट आई हैव टू टेल यू वन ऑफ माई बेस्ट एक्सपीरियंसेस शूटिंग देयर। तो हमारी दोस्ती वहाँ से शुरू हो गई। बाकायदा मेरी शादी पे आए जयपुर,
वहाँ पर संगीत में उन्होंने बहुत बहुत अमेजिंग पार्टिसिपेशन किया. ही इज ऑलवेज बिन देयर. आई लाइक हिम, आई लव हिम, आई लाइक इमरान एंड आई गेट दैट रेसिप्रोकेशन फ्रॉम देम. दोस्ती क्या होती है? जब कोई आप पर रेसिप्रोकेट करे और आपको अच्छा फील करे. राइट. जहाँ वो इम्बैलेंस नहीं हो कि जब भी एक रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल ज्यादा हो जाए कि मुझे इनसे कुछ चाहिए इसलिए मैं इनका दोस्त बन रहा हूँ और उनसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो इम्बैलेंस रहेगी. राइट ना. और डाउट रहेगा. यस विशाल, हम कई बार देखते हैं ना कि लोग है ना बोलते हैं कि अगर इंडस्ट्री में दोस्त की बात है, बोलते हैं यार यार मेरे ना पुराने दोस्त हैं, कॉलेज के हैं. और जैसा आपने सब कहा, मुझे एक चीज़ समझाइए. नेपोटिज्म की बहुत बात होती है, ठीक है, उसका सपोर्ट होता है, सारी चीज़ें. क्या आपको लगता है कि अगर आपके साथ भी कोई ऐसा स्ट्रांग होता है जैसे उस प्रोड्यूसर ने आपके साथ किया, जिसके आपको 10 साल आपके ख़राब हुए या उस वक्त से गुजरे, अगर कोई ऐसा साथ आपके साथ होता तो ये चीज़ें नहीं होती? वो 10 साल ना बहुत, वो नेपोटिज्म फिर इफेक्ट नहीं करता है. मेरे हिसाब से नेपोटिज्म हर फील्ड में इफेक्ट होता है आपके करियर के बिगिनिंग में. अच्छा. उतनी तक ही सहमत है और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. फ्रॉम एन एक्टर्स पर्सपेक्टिव, ब्रेक लेना और उसमें 1-2 चांसेस और मिलना ना, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. उसके बाद तो नैया तो आपकी है. तो वो 10 साल के बाद अगर कोई मेरा बाप दादा पैदा होता तो उससे इतना कोई फायदा नहीं होता. हाँ, बिगिनिंग में अगर मेरे पास कोई होता तो 100%. मैं आई हैव लॉस्ट ग्रेट कैरेक्टर्स एंड रोल्स बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म. आई हैव लॉस्ट रोल्स आफ्टर बीइंग साइंड इन फिल्म्स बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म. और नॉट ओनली नेपोटिज्म, उसका एक दूसरा स्टेप है नेटवर्किंग. हाँ, चापरूसी. आपने साइन की हुई और चली गई आपके यहाँ से? हाँ, 3 फिल्म्स हैं ऐसे. अच्छा, 3 फिल्म्स हैं. और वो हिट रही हैं सारी? 2, हाँ, नहीं 1-2 बाकी की एवरेज. बट दैट्स हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? ओके, बट द पॉइंट इज, अगर आपको एक और टिप ऑफ बीइंग एन एक्टर, नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका. अब उसमें आपको एक बैलेंस रखना पड़ता है कि एक लेवल के नीचे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट चली जाएगी. लेकिन अगर आप इर्द गिर्द हो लोगों के जो पावरफुल डिसीजन मेकर्स हैं और वो आपको पैसे, तो वो आपके दिमाग में आप रहते हो, तो राइटिंग के वक्त, कास्टिंग में, अरे यार विशाल को बुला लो. और ये मेरे साथ हुआ है, नेटवर्किंग हुआ है, क्योंकि उस वक्त मैं ऐसे लोगों के साथ मेरा मिलना जुलना था, मेरा घूमना था, तो वो मुझे देखते थे और वो मतलब, और कंफर्ट था ना यार बॉस, अरे विशाल क्या कर रहा है, अच्छा नेक्स्ट फिल्म हम साथ में करते हैं. इनफैक्ट मैं किस्मत कनेक्शन की शूट कर रहा था, मैं टोरंटो में था, टोरंटो में शूट हुई है, आपने देखा होगा, और मेरा स्केड्यूल ख़त्म हुआ था और मुझे कॉल आया बकायदा महेश भट्ट साहब के ऑफिस से, सोनाली जो एडी थी, कि वीड लाइक टू कास्ट यू इन जन्नत, व्हेन आर यू कमिंग बैक. ये क्यों हुआ? मैंने ना तो ऑडिशन दिया, क्योंकि शायद मेरा काम देखा है, शायद मैं मुझे कहीं पर देखा होगा. और महेश भट्ट सर के साथ उन्होंने एक लोग नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने एक कहानी लिखी थी जिस पर एक टीवी शो बना था, राजन शाही जी ने डायरेक्ट किया था. उसमें मैं वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स था. आई फॉरगॉट द नेम यार, पल्लवी जोशी थी उनमें, और बहुत बढ़िया था. आप थोड़ा प्लीज सर्च कर लीजिए. इट वाज ऑन स्टार. राजन शाही जी ने डायरेक्ट किया था. बहुत प्यारी कहानी थी, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 लेडीज, सिस्टर्स, और बहुत प्यारा था. तो वो बकायदा मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा. तो ये होता है ना, ये भी तो नेटवर्किंग होता है. ओके विशाल, होस्टिंग के दौरान कभी ऐसा कोई ऑकवर्ड मोमेंट आया? हर चीज में होगा. लेट मी थिंक ऑफ समथिंग, क्योंकि मैं एक नाम आपको पूछूंगा. पूछो. शोएब अख्तर. सुपर्ब यार, थैंक यू फॉर डूइंग दैट रिसर्च, मेक्स मी फील नाइस. हाँ, आईपीएल का वक्त था, मैं होस्ट कर रहा था कोलकाता ईडन गार्डन में. हमारा जो मैच था लाइव, और बारिश आ गई थी तो थोड़ा डिले हो गया था. सेकंड मैच था, शोएब अख्तर का पहला मैच था, और पाकिस्तानी प्लेयर, आईपीएल का फर्स्ट सीजन, बहुत मतलब, तो बकायदा लाइव टेलीविजन पर मैंने उनका सुपर्ब इंट्रोडक्शन दिया. रवलपिंडी एक्सप्रेस, भाईचारा, वो सब था उस वक्त. तो अब नहीं है, लेकिन उस वक्त था. तो ये सब था कि ये और लाइव टेलीविजन में, एंड इंट्रोड्यूसिंग. अब ये 3 सेकंड के लिए हुआ. अब 3 सेकंड लाइव टेलीविजन में ईडन गार्डन, अगर आप कभी गए हो दोस्त मेरे, कोलकाता में जो लोग बैठे हैं या स्पोर्ट्स फैंस हैं, वो माहौल ही कुछ और है. मतलब 1 लाख की कैपेसिटी में शायद 2 लाख का, 10 लाख का फील आता है.
लोग चिल्ला रहे हैं, लोग हंसते हैं, वाह मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ यार, हुआ पता कैसा नहीं। 3 सेकंड्स के लिए 1 2 3 इतना होता है लाइव टीवी में, सब स्लो मोशन में हो रहा है। जो मेरा कैमरा मैन है वो ऐसे कैमरा जो है ना, जो जो मेरी डायरेक्टर है बेचारी नहीं थी, ओके, मुझ पर डिपेंडेंट थी, तो मतलब मेरा करियर खत्म हो गया। बेस्ट इज कि आई कुड फील दैट शोएब अख्तर वाज सेइंग और फिर शोएब अख्तर। बहुत मतलब वियर्ड मोमेंट था, बट दीज आर प्रोफेशनल्स यार, चाहे उनकी नेशनैलिटी, उनकी थॉट्स जो भी है, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग क्या एक्सपीरियंसेस मिले हैं शोएब अख्तर से कि बाकायदा आगे से आते थे। उस वक्त जन्नत फिल्म रिलीज हुई थी जो जो मैच फिक्सिंग के बारे में थी। yes. तो कितने बार, कितने मतलब भज्जी, मतलब बहुत सारे, मतलब उन सब ने फिल्म देखी है क्योंकि वो सब फिल्म्स के शौकीन थे, और जन्नत वाज अ बिग हिट। और बहुत लोग आते थे कि मजाक में 10 रुपए ले ले कुछ। सो दीज आर गुड मोमेंट्स यार। ऑकवर्ड मोमेंट्स हाँ कभी कभी ऐसे होते हैं कि जब मैं होस्ट कर रहा हूँ कोई शो और कोई सेलिब्रिटी आ रहे हैं अपनी फिल्म प्रमोट करने के लिए, एक ऑकवर्डनेस से ये हो जाती है कि कभी कभी उनका एक ये हो जाता है कि यार 1 साल पहले तो हम फिल्म कर रहे थे साथ में और अब तू मेरा इंटरव्यू ले रहा है यहाँ पर, अच्छा, तो मैं थोड़ा सा मन जाता हूँ। ओके, तो एट द एंड ऑफ द डे दैट पर्सन लुक्स बैड, क्योंकि अगर मैं आपसे नॉर्मल सवाल पूछ रहा हूँ और आप मुझसे नॉर्मली बात नहीं कर रहे हो, मुझे देख रहे नहीं हो, और वहां बैठकर कुछ हाँ बोल रहे हो, तो एंड में कौन चू लगेगा? ये हुआ आपके साथ? हाँ, सबके साथ होता है आई थिंक। क्या सबसे ज़्यादा एक्साइट करता है आपको? आपकी जो आपने कहा एक्टिंग, जैसे आपने कहा बार बार एक्टिंग, तो आप डायरेक्शन बने, प्रोड्यूसर बने हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा क्या मज़ा आ रहा है? यार आई टेल यू समथिंग, आई लव डायरेक्टिंग। जब मैं कर रहा हूँ या जब मैं कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे मेरी कॉलिंग मिल गई है। मुझे बहुत मज़ा आता है यार डायरेक्ट करना। ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपका किया हुआ जो आपको लगता है कि मुझे ये डायरेक्ट करना चाहिए था, ऐसा कुछ? मतलब उन्होंने बहुत अच्छा किया मुझसे, हाँ। लेकिन अगर मुझे वो मौका मिलता तो मैं डोर, नागेश कोकनूर जी हाँ। की फिल्म है, ओह आई लव्ड इट यार। क्या कैरेक्टर दिया सर ने मुझे, राइट। तब उन्होंने मुझे पहला अलग कैरेक्टर दिया, यू नो, आई वुड लव इट। बहुत चैलेंजिंग है एक्चुअली। कैन आई आंसर वन मोर ऑन दैट? यस आई टेक अ सेकंड। प्लीज। मतलब आई एम फीलिंग, चलिए, किस्मत कनेक्शन। मैं हाँ हाँ, आई वुड हैव लव टू डायरेक्ट दैट इन अ वे, बट क्या चेंज करते, मतलब ठीक है, ये नहीं जा रहा है। व्हाई आई वांट टू डायरेक्ट दोस प्रोजेक्ट्स जो आपने मुझे कहा है, नॉट बिकॉज समबडी डायरेक्टेड इट बैडली, बट आई लाइक अगर कोई मेरे पास एक प्रोजेक्ट के लिए आए तो आई लाइक दैट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, दैट एक्साइट्स मी, कि ऐसी किताब, ऐसी कहानी मुझे बनाना था। तो वो लव स्टोरी मुझे बहुत पसंद आई थी। उसमें एक बेसिक लाइन जो था जूही चावला का, कि हम जो इंसान ऐसे बन गए हैं कि पत्थर पर विश्वास करते हैं, इंसान पर नहीं। हम पहनते रहते हैं वो रूबीज वगैरह, एंड दैट क्रक्स रियली गॉट मी। क्योंकि उस फिल्म में क्या रोल था, विद्या बालन का क्या रोल था, कि शायद और मैं उन्हें यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब भी वो हमारे पास होती है वो हमारी लकी चार्म होती है। इनफैक्ट फिल्म का नाम पहले होने वाला था लकी चार्म। अच्छा, हाँ, क्योंकि जब भी वो आती है और जब आप भी लोग वो के आती साथ, है कुछ ना कुछ अच्छा ही हो जाता है। हाँ, और उसके बाद ही वो अट्रैक्ट होते हैं। और ओमपुरी सर के साथ काम करने का मौका मिला, ओ मैन, क्या एक्टर थे यार सर, व्हाट अ लॉस। अगर ये आए ना आए मत, व्हाट अ, क्या, आई हैव टू से इट गाइस, ओमपुरी जी क्या एक्टर थे, वन ऑफ द फाइनेस्ट मैन। और क्या एडजस्टमेंट, ही एंड गोविंदा, इन दोनों के साथ जो मौका मिला है काम करने के लिए, ऐसा लग रहा है कि आपको उठा लेते हैं वो, और क्या लेवल पर। गोविंदा सर और मैंने 2 फिल्म में काम किया है, एक रिलीज हुई है सलाम इश्क, और एक जो है वो है बंदा ये बिंदास है, रवि चोपड़ा सर की फिल्म थी अनरिलीज। व्हाट अ फिल्म यार, व्हाट अ फिल्म यार। और उनके साथ उस फिल्म में क्या मौका मिला मुझे काम करने के लिए, टक 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 टक। और इन्हें एक खेल होता है दोस्तों, मतलब ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि टेनिस की तरह होता है ना, आप जितना मुझे दोगे ना मैं आपको, तो एक्टिंग इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट यू डू, इट्स अबाउट रिएक्टिंग, दैट्स इट, यू हैव टू रिएक्ट। अब रिएक्शन में तो गोविंदा सर, और ये आपको आउटडू करने की कोशिश ही नहीं कर रहे, वो बस माहौल और सीन को कहाँ लेके जाते हैं,
गोविंदा सर, कड़गन 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 कड़गन, क्या बन गया है सीन. एंड इफ यू कैन कीप पेस टू हिम, विच इज अमेजिंग. तो सबसे बड़ा मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला सर से कि यू मैच्ड इट, यू स्टूड योर ग्राउंड यार. आज भी मुझे मिलते हैं. रवि सर वाज अ ब्रिलियंट मैन यार. वो ही पास्ड अवे. राइट. बर्निंग ट्रेन, सारे बागबान. यस, अमेजिंग. या तो जब आप बोलते हो ना आप रोते नहीं हो, अंदर से मैं रो रहा हूँ, क्योंकि वो मोमेंट्स सिर्फ दुखी के मोमेंट्स नहीं होते हैं. मुझे मेरे अंदर एक टीयर्स आ जाता है जब मैं वो सीन सोच रहा हूँ. जेल का सीन था फिल्म सिटी में, गोविंदा सर और मैं, गड़गन 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 गड़गन, क्या 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 हो गया. feels blessed. गोविंदा इज एन अमेजिंग एक्टर. होल्ड करते हैं आप अपने इमोशंस को काफ़ी अच्छे से. हाँ, आई गेस सो. क्योंकि क्यों, मैं आदत सी हो गई है लोगों को खुश करने की. जहन में नहीं है अब. गिल्टी फील करता हूँ अगर मैं किसी को अभी मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ. और मैं जो अभी थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ वो किसी बुरी चीज के बारे में नहीं है, वो याद के बारे में है. जो वो जिस हाउ दैट सीन मेड मी फील, परफॉर्मिंग दैट सीन मेड मी फील. 3 मिनट की बातें अगर जो सुनेगा वो समझ पाएगा कि आप क्यों ये बात कह रहे हो. इससे पहले यस, होपफुली यस. जो परफॉर्मेंस है ना गोविंदा की, क्या लगता है मतलब कि जिस तरह का वो क्राफ्ट होल्ड करते हैं, आई डोंट थिंक कि 90s से लेके अभी तक उस लेवल का कोई भी बंदा क्राफ्ट होल्ड करता. सर गोविंदा जी के मैं बारे में एक और अमेजिंग बात बताऊं. पूरी फिल्म को 3 घंटे में डब करते हैं वो. आपको मालूम है डबिंग कितना कितना मुश्किल होता है. आप डबिंग जब करते हो तो सीन पर आपको सिर्फ अपना लिप सिंक नहीं करना है, इमोशन डालना है. और डबिंग से सीन एनहांस हो जाता है या सीन बर्बाद हो जाता है. गोविंदा सर की जो आप फिल्म्स देखोगे, जो लिप सिंक, जो सिंक साउंड नहीं थे, वो आते हैं 3 घंटे में पूरी फिल्म को, और उन्होंने जो ये लेवल का परफॉर्मेंस किया है ना, उस लेवल को भी ऊपर ले जाते हैं. ये किस्म के टैलेंट है गोविंदा. और हमने ज्यादातर लोगों ने, अब पता नहीं कैसे वो याद करने हैं, आपने उनकी वाइफ से भी बात की है तो मुझे आपसे सीखना है. लेकिन पॉइंट ये है कि जो मैं एज अ को एक्टर, एज समबडी हु इज ब्लेस्ड टू हैव वर्कड विद हिम, पूरी दुनिया उनके कॉमेडी के बारे में दीवानी है, जो मैं हूं. लेकिन वो जो आपको रुला सकते हैं ना बॉस, कादिर खान सर और उनकी जो कॉम्बिनेशन है एज अ राइटर एक्टर. सर एज अ राइटर मतलब स्वर्ग फिल्म का वो सीन याद हो आपका? अब रुला देगा साला. क्या सीन, क्या यार. और मेलोड्रामा यार. yes. क्यों हम ओवर इंटेलेक्चुअलाइज कर रहे हैं, और यू नो नहीं यार. Right. लोगों को दो जो उन्हें देखना है. और गोविंदा उसमें बहुत अच्छे हैं. अरे यार अमेजिंग, मतलब तारीफ है. बट क्या मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता क्यों उनके लिए, मतलब इस तरह के स्टोरीज ही नहीं है उनकी कहानी उनके लिए. आप उसमें कोई भी आप बहाना डाल दो. मैं तो सोचता हूं कि हम उनसे इतना प्यार करते हैं एज पब्लिक कि हम बहाना बना रहे हैं कि वो हमें इतना नहीं दिख रहे. ये हो गया, ये ऐसे बिहेव करते हैं, ये लेट आते हैं, ये हम खुद बहाना बना रहे हैं. जो यहां पर लिखा है वो ही होने वाला है. उससे मेरा क्या लेना देना है यार. अगर आप ये कर रहे हो, आपका ये है, आपका वो है, ठीक है. आपने मुझे क्या दिया है. जब मैंने आपसे कहा ना, बिल्कुल, मैं नाम लेता हूं, आपका क्या रिएक्शन है, गोविंदा. ये देखो, ये भगवान की देन है दोस्त, कि अगर कोई आपका नाम ले, आपके कैरेक्टर्स के नाम ले, अंदर एक खुशी आ जाए. जिंदगी में आपके आई होप कम है, लेकिन टेंशन्स तो होंगे. बिल्कुल सभी के हैं. लेकिन मैंने गोविंदा का नाम लिया, आपने स्माइल कर लिया. वो 1 मिली सेकेंड के लिए आपने अपना आपका दुख, आपका स्ट्रेस 1 मिली सेकेंड के लिए कम हो गया या गया. उसी तरह आप छोटी मुंह बड़ी बात, मैम्बो का नाम लिया, आप फिर से स्माइल कर रहे हो. तो ये तो भगवान की देन है यार. अमृत तो वो ही होता है. राइट. ये बेस्ट है ना, मतलब सबसे मुश्किल क्राफ्ट होता है किसी को हंसाना. मेरे लिए नहीं भाई, मेरे लिए ये सेकंड नेचर हो गया. शायद ये मेरा डिफेंस मैकेनिज्म है. शिट, गहरी बात कह दी. हाँ जी जी जी. शायद अगर आप
या ये तो एक वो सेशन हो गया, बट बात छिड़ गई है तो हाँ, शायद ये मेरा डिफेंस मैकेनिज्म है कि हमेशा जोक करते रहो, हमेशा, क्योंकि आप खुद ऑकवर्ड हो जाओगे अगर साइलेंस, चुप रहना एक बहुत बड़ी कला है। एक कॉन्वर्सेशन में अगर आप ठहराव करें और नहीं, बहुत ऑकवर्ड हो जाता है दोस्त, जोक मार दो यार। बेस्ट है। विशाल, हमने काफ़ी कुछ बातें की, ऐसी कोई बात जो आपको करनी है या हम जिस पे बात कर सकते हैं? नहीं दोस्त, सब कुछ तो कवर कर दिया है। मैं बस ये आशा करता हूँ कि कोई इसे गलत तरीके से इंटरप्रेट मत करे, क्योंकि यार प्लीज़ यार मुझे टेंशन मत दो। मेरा इंटेंशन बस ये है कि मैं अपने तौर से सबको अपनी कहानी बताऊं और अपने एक्सपीरियंसेस बताऊं, और आई होप कि मुझे भी कोई ऐसे खुले दिल से पहले दिन से अगर मुझे बता देता तो शायद मुझे डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो अपने लाइफ को कंडक्ट करते हुए, करियर को कंडक्ट करते हुए मुझे भी मदद मिल जाती। तो बस यार, ईगो मत रखो। अच्छे लोग जिंदगी से निकल जाते हैं। अगर वो ईगो रख रहे हैं तो आप आगे बढ़ो, अगर आप अच्छा रहो यार। और मैं ये सीना तान के कह सकता हूँ कि मैं अच्छा ही रहा हूँ। जी विशाल, ट्रस्ट में आपसे बात करते हुए मुझे ये लगा कि सचमुच आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने जो 10 साल का गैप दिया उसके अंदर लोगों के थॉट्स आए होंगे कि लाइमलाइट में नहीं है, इसकी कहानी ख़त्म हो गई है। पर मुझे क्या लगता है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी असली कहानी कई बार वहाँ से भी शुरू होती है, और आप अपनी असली कहानी अब कह रहे हो। थैंक यू हर्ष। बहुत अच्छा लगा, ऐसे आपने मुझसे पता नहीं कंफर्टेबल इतना कर दिया कि मैंने 2-3 ऐसी चीज़ें कही। आई होप कि एडिटर साहब आप मुझे ठीक तरीके से प्रोजेक्ट करोगे, क्योंकि मैंने आप पर ट्रस्ट रख दिया है। एंड यू आर अ लवली पर्सन, और ये माहौल जो है सबका, ये बहुत बहुत अच्छा है। लेकिन जाते जाते मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ, ऑडियंस को थैंक यू कहना चाहता हूँ, और बस इतना ही मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो मेरा एक विश्वास है और जो मैंने किसी का डायलॉग छीना है कि पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, बाकी।